नमस्कार, मैं हूं रोहित खन्ना। आप देख रहे हैं नेशन स्पीक्स और नेशन स्पीक्स में भी आपका फेवरेट शो टू द पॉइंट विद रोहित खन्ना। टू द पॉइंट इसलिए क्योंकि यहाँ बात मुद्दे की होती है, सीधी बात, बिल्कुल सीधी बात। और बहुत सारे एपिसोड हम अब तक ऑन एयर कर चुके हैं, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स रहा, उसके लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। आज कौन सी राजनीतिक शख्सियत हमारे साथ हैं, उनके विषय में आपको बता दूं कि वो हरफनमौला हैं, ऑलराउंडर। रमेश चौहान जी सीनियर स्पोक्सपर्सन एचपीसीसी हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सीनियर स्पोक्सपर्सन हैं, बहुत सारे ओहदों पर रह चुके हैं। एनएसयूआई से शुरुआत की और अब कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं हिमाचल में। हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं उनका। सर स्वागत। धन्यवाद रोहित जी, आप और आपकी पूरी टीम का, नेशन स्पीक का। सर अभी जब हमारी बात हो रही थी तो बहुत सारी चीज़ें आपने बताई, मैं पूरे हिमाचल पे भी जाऊंगा, पर बात कसौली से ही शुरू कर लेते हैं। कसौली आपको लगता है एक फॉर्चुनेट कॉन्स्टिट्यूएंसी, यहाँ से आपको हेल्थ मिनिस्टर मिले हैं, बहुत सारा काम हुआ होगा कसौली में। रोहित जी, आपके जो सवाल है बड़ा एक हिटिंग सा है। पिछले 5 सालों से हिमाचल प्रदेश में कसौली निर्वाचन क्षेत्र ने एक युवा नेता चुन के भेजा, हिमाचल की जनता ने, कसौली निर्वाचन क्षेत्र की जनता ने। पर अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि हेल्थ के रूप में जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसमें वो कोई भी काम आज तक टिल डेट कुछ भी करने में जो नाकामयाब रहे हैं। मैं स्पष्ट शब्दों में ये बात आपको कहना चाहता हूँ। कांग्रेस ने सर आवाज़ क्यों नहीं उठाई? आपकी तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अगर आप मेरे पिछले कोई इंटरव्यू, मेरी पिछली कोई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखेंगे तो मैंने इसके बारे में, और हमारी कांग्रेस कसौली ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने इसको जो है वो उठाया है। अभी कोविड काल की ही अगर मैं आपसे बात कहूं, कोविड काल में जो कि एक फैक्ट है, इस चीज के पीछे में आपसे किसी किस्म की कोई आज आपसे जो मैं बात कर रहा हूं, मैं बेबाकी से बात करूंगा और टू द पॉइंट बात करूंगा। बिल्कुल सर। धर्मपुर ब्लॉक में एक वक्त ऐसा आया कि कोविड पेशेंट्स जो घरों में होम आइसोलेशन में थे उन लोगों को सिर्फ 3 दिन तक की दवाइयां दे रहे थे, जबकि एक दिन की दवाई, 1 वीक की दवाई देते थे। एक कोर्स है 1 वीक का, वो दवाइयां अवेलेबल नहीं थी। हमें सोर्सेस से पता चला और उन सोर्सेस से ये पता चला कि अगर 3 दिन के बाद हमारे पास होम आइसोलेशन में जो पेशेंट्स हैं उनको दवाइयां देने के लिए हमारे पास दवाइयों का स्टॉक खत्म हो गया है, ऑर्डर दिया है और उसको पहुंचने में 10 दिन लग जाएंगे। पर ये आपको नहीं लगता सर ये एक आदमी के बस की बात नहीं? क्योंकि कोविड में बहुत सारी ऐसे चीज़ें हुई जब बहुत सारी चीज़ें स्टॉक से बाहर हो गई, वो बहुत सारी चीज़ें रहीं। ऐसा नहीं है कि स्टॉक से बाहर हुई, हमने भी तो दी, आपने मेरी बात पूरी नहीं होने दी। हमने एफर्ट किए, एक इंडिविजुअल, एक कांग्रेस पार्टी के हमारे लोगों ने एफर्ट किया और हमने 9 पीएचसी जो धर्मपुर ब्लॉक के अंदर आती थी उसके लिए 1 हफ्ते की मेडिसिन अरेंज की और हमने डोनेट की और बीएमओ धर्मपुर को दे के आए। ये तो हालात है। आपको लगता है कि विधायक जो मंत्री हैं वो काम नहीं कर पाए, फिर विधायक रिपीट क्यों हुए? मैं बताता हूं आपको। मैं अभी, आपने जो मेरा पहला सवाल है उसमें भी आपको मैंने उस एपिसोड में भी मैंने ये कहा था कि अगर महर्षि मार्कंडेश्वर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल जो आज कुमारहट्टी से 8 किलोमीटर की दूरी पे ये ना हुआ होता तो हिमाचल प्रदेश में मौतों का अंबार लग गया होता। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये सरकार और हमारे मंत्री इतने विफल रहे हैं कि हमारे पास सोलन में जनवरी 2020 में 7 वेंटिलेटर लग चुके थे। उसका उद्घाटन मुख्यमंत्री से करवा दिया गया, परंतु वो फंक्शनल नहीं हुए। स्टाफ मांगते रहे, जो उस वक्त का जो स्टाफ था वो ये कहता रहा कि इन वेंटिलेटर्स को फंक्शनल करने के लिए हमें सपोर्टिंग स्टाफ की जरूरत है, जो सरकार मुहैया नहीं करवा पाई। हमारे हेल्थ मिनिस्टर अपने जिला में मुहैया नहीं करवा सके। उसके बाद कोविड मेकशिफ्ट हॉस्पिटल काठा में, नालागढ़ में बनाया गया, 2 वेंटिलेटर वहां लगाए गए।
कई कई दिनों नहीं, महीनों, एक साल तक वो जो ऑपरेशनल नहीं हो रहा है। मैं तभी तो मैं कह रहा हूं कि अगर 15 वेंटिलेटर एमएमयू में ना होते, ना चलते होते, तो हम बाहर लग गया होता लाशों का। बहुत सारे लोग अपने, बहुत परिवार अपने बेटे को, बेटियों को, मां को, बच्चों को खो चुके होते। मैं भी कोविड पेशेंट रह के आऊं, मैंने तो हॉस्पिटल में एडमिट रहा हूं 8 दिन। मैं तो खुद देखा है कि वहां पे क्या हालात थे। मैं वही कह रहा हूँ सर कि अगर विधायक विफल होते या वर्किंग उनकी ठीक ना होती तो वो रिपीट क्यों होते? ये यहां पर इस निर्वाचन क्षेत्र में थोड़ी कमियां हम लोगों ने इस ढंग से महसूस की हैं, जिसको हम लोग यहां पे कास्ट बेस के ऊपर और इससे पहले इनको केवल मात्र एक सॉफ्ट स्पोकन युवा नेता होने की वजह से जो है, युवा होने की वजह से इनको जो है लोगों ने चांस दिया। पर काम भी कहीं ना कहीं रहा होगा सर। हिमाचल की जनता कहते बहुत स्मार्ट है, पढ़े लिखे हैं, तो अगर कहीं 5 साल में काम हुआ तभी नहीं उनको दोबारा मौका मिला? अगली बार नहीं मिलेगा। श्योर है? 100% नहीं मिलेगा, 101% नहीं मिलेगा। चलिए, ये तो जनता बताएगी, क्योंकि हम इस पे अभी कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि चुनाव में अभी 5 महीने बाकी हैं। आप ज़मीनी लेवल पे बहुत एक्टिव रहते हैं इस पूरी कंस्टिट्यूएंसी में, कई आप ओहदों पे रह चुके हैं, आप कभी चुनाव क्यों नहीं लड़ते? हाँ, अनफॉर्चुनेट पार्ट है। मन तो मेरा भी करता है, अगर मैं एलिजिबल होता तो आई वुड हैव फॉट दिस इलेक्शन। मुझे लगता दिस है इज इस बार रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी है। आप जनरल सेक्रेटरी हैं, पूरे प्रदेश का आपके पास वो है, आप तो कहीं से भी लड़ सकते बिल्कुल, आपने ठीक कहा। आप मुझे ये बताएं कि मैं यहाँ से उठ करके अगर मैं अर्की से चुनाव लड़ने की बात करूं, दून से चुनाव लड़ने की बात करूं, जो हमारा भाई वहाँ पे पिछले काफ़ी लंबे समय से, हमारी बहन वहाँ पे काफ़ी लंबे समय से जो काम कर रही है, उसको उसका जो निवाला है मुंह से छीन करके मैं खा जाऊं, वो मेरी फितरत नहीं है। बहुत अच्छी वो बात, फितरत नहीं है मेरी। बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो आपने एक अपनी भावना रखी है, ये एक ट्रू पार्टी मैन की भावना है। लेकिन यहाँ से मैं थोड़ा सा डाइवर्ट करूँगा, क्योंकि अभी आप पूरी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। आज कुल्लू में एक वाकया हुआ, अगर आपको पता हो, कि कांग्रेस सेवा दल की एक बैठक चल रही थी, और उस बैठक में जो जिलाध्यक्ष थे सेवा दल के महेश शर्मा, और जो संजय दत्त हैं जो सह प्रभारी हैं, उनके बीच काफ़ी तू मैं हो गई सबके सामने। तो ये भावना क्या हर कांग्रेस में नहीं है? क्यों ऐसा कांग्रेस में बार बार फूट नजर आती है जब अपने ही संगठन में तू मैं हो जाती है? मुझे उस एपिसोड के बारे में अभी कोई ज्ञान नहीं है, मेरे संज्ञान में नहीं है इस बारे, इसलिए मैं उसके ऊपर अभी कोई भी कमेंट नहीं करना चाहूँगा जब तक मुझे इस चीज़ के बारे में पता ना चले। चलिए, इन जनरल बात कर लेते हैं। आपको लगता है हिमाचल कांग्रेस में गुटबाजी है? देखिए, आप कांग्रेस इतना बड़ा परिवार है, भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा परिवार है, जो छोटे 2, 3, 4 माइक्रो मैक्रो परिवार है, उसमें भी छोटी मोटी खटपट होती रहती है। यहाँ तो यहाँ कोई ऐसी नहीं है कि भी कोई दिल मत भेद हो सकते हैं, दिल भेद नहीं है। और आपने देखा होगा कि जब से रानी प्रतिभा सिंह जी को अध्यक्ष बनाया गया है, उसके बाद सारे एक मंच पे इकट्ठे हो रहे हैं। सुखविंदर सिंह एक मंच पे नहीं सर, कभी भी सारे नहीं आए। नहीं, ऐसा है। देखिए, मैं बताता हूँ, आप एक आधे एपिसोड को छोड़ के ले लो, किसी ना किसी को कहीं पे कोई कार्य हो सकता है। देखिए, मुकेश अग्निहोत्री जी हिमाचल प्रदेश के उभरते सितारे हैं, राज साहब की यहाँ पे विरासत है, उनकी विरासत को संजोने के लिए आज हमारे बीच उनकी धर्मपत्नी राजमाता प्रतिभा सिंह जी को जो है अध्यक्ष बनाया गया है। उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके, जहां मैंने कहा मुकेश अग्निहोत्री जी वो साथ लेके चल रहे हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू साथ चल रही हैं, ठाकुर रामलाल साथ चल रहे हैं, रानी आशा कुमारी जी साथ चल रही हैं। सीनियर लीडर्स में आप नाम लें जो उनके साथ चलने के लिए जो तैयार नहीं है, और सब साथ चल रहे हैं। आप आने वाले 2-4 दिनों में देखें। राजनीति में सर अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं जी। कोई भी राजनीति में कार्यकर्ता, अब आपने बिल्कुल एक वो कह दिया कि जैसे मुझे कोई ऐसी भूख नहीं है कुर्सी की, लेकिन जिन लोगों के आपने नाम लिए वो अपने आप में उनके जो समर्थक है उन्हें सीएम प्रोजेक्ट करते हैं। तो ये मतभेद जो है, कहते हैं कि जहाँ कलेश हो वहाँ वृद्धि नहीं होती, और पड़ोसी के घर के कलेश हो तो वहाँ से सीख ले लेनी चाहिए। मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ, वहाँ कांग्रेस का कलेश था,
आपने देख लिया क्या हुआ, 75 से 18। देखिए ऐसा है, अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी में कुछ परिवर्तन हुए हैं। आप इसका रिजल्ट इंतजार करने के लिए ज्यादा देर नहीं कह रहा हूं, ज्यादा देर नहीं कह रहा हूं, आप एक हफ्ते वेट कर रहे हैं, सिर्फ एक हफ्ता कह रहा हूं। पर सर ये जो चेंजेस हुई हैं, अगर मैं देखूं कि 68 सीटें, 68 को ही टिकट मिलना है, वहां सबको खुश नहीं किया जा सकता। पार्टी ने एक कोशिश की, एक लंबी चौड़ी कार्यकारिणी, जब प्रतिभा सिंह बनकर आई तो 4 कार्यकारी अध्यक्ष। बीजेपी रोज तंज कसती है, कहती है कि इनके पास प्रेसिडेंट हैं, 4-4 वर्किंग प्रेसिडेंट है, इसका मतलब प्रेसिडेंट काम नहीं करते हैं, क्यों इतने वर्किंग प्रेसिडेंट चाहिए। पंजाब में भी वही हुआ। थोड़े दिन पहले मुकेश अग्निहोत्री दिल्ली में थे तो 64-65 नाम और अनाउंस हो गए, लंबी चौड़ी एक और लिस्ट आ गई। तो किस बात का डर है कांग्रेस को कि हर शख्स को ओहदा देते जा रहे हैं? क्या ऐसा लग रहा है कि कहीं आम आदमी पार्टी में ना चला जाए, कोई नाराज ना हो जाए? देखिए, पहली बात तो यह है कि ओहदे दिए जा रहे हैं, कोई तनख्वाह तो नहीं दे रहे। एक जो वर्कर काम कर रहा है उसको ऑनर दिया जा रहा है, और जो पुराने लोग, जो पुरानी कार्यकारिणी में लोग थे, उनको उनकी इज्जत को बरकरार रखते हुए उनको हटाया नहीं गया, क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे हैं और काम कर रहे थे, उनको भी रखा गया। उसमें नया जोश जोड़ दिया गया। आपने देखा होगा 50% से ज्यादा जो है वो युवा जो है इस कार्यकारिणी में अब आए हैं। ये जो उदयपुर में चिंतन शिविर में जो बात है उसकी इंप्लीमेंटेशन है। वीरभद्र जी का आपने नाम लिया और उनके बारे में बहुत सारी बातें आपने बताई। वो एक समय था कि जहां वीरभद्र जी ने उंगली रख दी वो टिकट अनाउंस हो गई, कोई किंतु परंतु नहीं होता था। लेकिन आज चीजें डिफरेंट हैं। कांग्रेस पार्टी में आज ही प्रतिभा सिंह जी का बयान आया है कि पार्टी सर्वे कराएगी। हालांकि हिमाचल में ऐसी कभी प्रथा रही नहीं है। पार्टी सर्वे कराएगी और सर्वे में विनेबिलिटी देखी जाएगी, जो विनेबिलिटी होगी उसको टिकट दी जाएगी। इसको आप किस तरह से देखते हैं? एक पार्टी में जो विरोध उभर रहा है कि 6-6, 7-7 चेहरे उभर रहे हैं कि टिकट के लिए, उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। और सर्वे में कैसी ट्रांसपेरेंसी? क्योंकि वो सर्वे तो पटल पे नहीं रखा जाएगा कि हमने इतने लोगों से पूछा, ये रिजल्ट आया। वो तो बता दिया जाएगा कि इस सीट पे इस शख्स को लोगों ने पसंद किया है। रोहित जी, ये नई बात नहीं है कि यहाँ पे सर्वे होंगे। वीरभद्र जी के टाइम में तो कभी बिल्कुल सर्वे तब भी होते थे। आपको मैं और भी लेकिन अंतिम फैसला उनका होता था। नहीं, इसके बाद वो भी नहीं है, वो भी नहीं है। वो मोर और लेस सिर्फ उसी आदमी का पक्ष लेते थे। वो इतने नीट एंड क्लीन नेता रहे हैं, उन्होंने जो जीताऊ कैंडिडेट जहां से हो सकता था उसी के ऊपर ही अपना हाथ रखा है, चाहे वो उनका घोर विरोधी क्यों ना रहा हो। मैंने उनको बहुत नजदीक से देखा है। आज वो हमारे बीच में नहीं है। वो हिमाचल प्रदेश के हर एक परिवार आज ये महसूस कर रहा है रोहित जी कि आज उनके घर से, उनके परिवार का, उनका मुखिया जो है वो आज हम उनके बीच में नहीं है। ये एक सच्चाई है। आप कहीं पे भी चले जाओ, वीरभद्र सिंह की इज्जत और नाम गांव में, घर में, हर परिवार में, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थक हो, वो उनको जो है कभी कोई नहीं भुला सकता। रह गई बात आपकी ये कि हिमाचल प्रदेश में सर्वे की बात, मैं जो बात आपसे कहना चाह रहा हूं, सत्ता में जो सरकार होती है वो आईबी तक को यूज करती है, वो सीआईडी को भी यूज करती है, जो पार्टी सत्ता में होती है। हम आज ऑपोजिशन में हैं। ये नहीं है कि भी ऑपोजिशन वालों को जो है सीबीआई या आईबी या सीआईडी की जो खबरें हैं वो नहीं मिल सकती है। मिलती हैं, लीक होती हैं। यहां तो पेपर लीक हो गए, 2-2 बार पुलिस के पेपर लीक हो गए, कॉलेज के पेपर लीक हो गए। बट हमें भी वो खबरें मिलती हैं, हमें भी उनकी जो रिपोर्ट्स है बनाई होती है वो मिलती हैं। उसके अलावा हमारे पास अपने अलग सोर्सेस भी होते हैं। आपके जिला के जो कार्यकारिणी के जो लोग होते हैं, ब्लॉक कार्यकारिणी के जो लोग होते हैं, प्रदेश कार्यकारिणी में जो लोग होते हैं, वो भी तो बात रखते हैं कि कौन किसकी पोजीशन जो है वो विनेबिलिटी की है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। चर्चाएं भी चल रही हैं, मीटिंग्स भी हो रही हैं, चिंतन शिविर भी है। कांग्रेस ग्राउंड पे नहीं है अभी तक, ऐसा क्यों? आप कैसे देखना चाहते हैं ग्राउंड पे? मैं ऐसे देखना चाहता हूं जैसे नरेंद्र मोदी शिमला में नजर आएंगे, स्मृति ईरानी आज हिमाचल में थी, जेपी नड्डा आते रहते हैं, अनुराग ठाकुर आते रहते हैं, आपने सत्येंद्र जैन यहाँ पे होते हैं, मनीष सिसोदिया यहाँ पहुंच जाते हैं। बिल्कुल, आपने लेकिन कांग्रेस पार्टी में
कुछ होता है तो सिर्फ चिंतन होता है। मैं अभी आपने शायद आपने नहीं सुना होगा या देखा होगा, अभी हमारी अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अभी कल ही होके गई हैं, नीता डिसूजा, बिल्कुल सुना है। नीता डिसूजा। आप ही ने अभी जिक्र किया संजय दत्त जी जो है कुल्लू में थे, और पर वहां पे आपने देखा क्या हुआ? सुनो, आप ही ने जिक्र किया, उससे पहले वो भी केलोंग जाके आए हैं और इससे पहले वो मंडी में थे। शुक्ला जी अभी 5-6 तारीख को पिछले महीने यहाँ से होके पर गए जिस तरह हैं। से बड़े 3 चेहरे आपने गिनाए, चाहे वो अग्निहोत्री जी हैं, सुक्खू जी हैं या प्रतिभा जी हैं। प्रतिभा जी शिमला में ही नजर आते हैं, अग्निहोत्री जी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और सुक्खू जी हमीरपुर तक नजर आते हैं। नहीं, पूरे हिमाचल में कोई ऐसी योजनाबंदी नजर नहीं आती है कि सभी को सीट्स को कवर कैसे मैंने आपको कहा कि आप एक हफ्ता दो ना, प्लानिंग चल रही है, प्लानिंग हो रही है, और अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन आपने देखा होगा, आप ग्राउंड में नजर नहीं आ रही है। कल ही युवा कांग्रेस के साथियों ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और संजय कुंडू डीजीपी हिमाचल प्रदेश की जो है वो पुतले फूके हैं। आमरण मतलब क्रमिक भूख हड़ताल पे हमारे युवा कांग्रेस के नेता बैठे हैं और उसमें पेरेंट बॉडी के लोग जो उनका साथ दे रहे हैं। आपको कांग्रेस एक ये चीज अलग है कि क्षमा चाहूंगा आपसे भी कि जो गोदी मीडिया है या उसकी एक क्रॉप अप है कि भी जो स्पेस देना है अखबारों में या टीवी के ऊपर जो न्यूज चैनल्स हैं वो उनको देना है कि जिसको देना है, जहां से उनकी जो है वो प्रोरोगेटिव है, वो उनकी इच्छा है कि भी किसको कितना समय देना है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। नहीं सर, ऐसी बात नहीं। मीडिया तो सबको कवरेज देती है, खबर चाहिए, खबर कहीं से मिल जाए, किस रूप में मिल जाए। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे प्लेयर की आप रोहित जी, मैं आपसे, आप अभी मैंने देखा अभी आप बद्दी में थे, अभी आप जो है परवाणू में थे, अभी आपने कुछ लोगों से और से भी आपने इंटरव्यू दिया, और आप कसौली में भी थे। आपने वो क्यों नहीं उठाया कि भी वहां पर तलवार लहराई गई, एक हमारे जो छोटा सा वहां कार्यकर्ता, बहुत जल्दी एक एपिसोड नहीं वो एपिसोड तो नजर आ रहा है, दैट विल बी टू लेट, बट उसमें आप मुझे बताएं कि वो तलवार लेकर के कैसे आया, जबकि अभी हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में पन्नू साहब जो है वो अपने पोस्टर लगा के चले गए, खालिस्तान के पोस्टर और झंडे लगा के चले गए। उस वक्त जो है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने, गृह मंत्री ने, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, हिमाचल प्रदेश के डीजीपी ने आदेश दिए थे कि हर एक बॉर्डर के ऊपर जो हर एक गाड़ी की चेकिंग हो, और जो है उसके बावजूद भी वो तलवार वहां पहुंची। नहीं, ये क्वेश्चनेबल है। लॉ एंड ऑर्डर में अगर ऐसी चीजें होती हैं तो डेफिनेटली वो क्वेश्चनेबल है, और विपक्ष में होने के नाते या एक स्टेट का हिस्से होने के नाते आपका वो राइट बनता है वो क्वेश्चन पूछना, और हमारा राइट बनता है उस चीज़ को दिखाना। मैं बात कर रहा था तो तीसरा प्लेयर जो इस बार हिमाचल की राजनीति में आ रहा है, आम आदमी पार्टी, वो उसको कैसे असेस कर रहे हैं आप? देखिए, अभी घर बसा नहीं है, अभी घर बसा नहीं है, और वो अंधेरे में तीर मार रहे हैं, और वो इस आशा में हैं कि बीजेपी में टिकट जिसको नहीं मिलेगा हम उसको पकड़ लेंगे, कांग्रेस में जिसको टिकट नहीं मिलेगा हम उसको पकड़ लेंगे, बीजेपी में भी उसको टिकट नहीं मिलेगा जो जीतने वाला कैंडिडेट नहीं होगा, कांग्रेस में भी उसको टिकट नहीं मिलेगा जो जीतने वाला कैंडिडेट नहीं होगा। तो वो हिमाचल प्रदेश में चुनाव जीतने के लिए या वो नहीं करने के लिए नहीं आए हैं, वो तो एक टूरिस्ट बन के हिमाचल में आ रहे हैं, क्योंकि जैसे बाकी लोग भी हिमाचल घूमने आम आदमी पार्टी का तो मानना है कि हम राष्ट्रीय स्तर पर एक तरीके से कांग्रेस का बदल बनते जा रहे हैं। दिल्ली में हमने कांग्रेस को शून्य पर ला दिया, वहाँ हम बैठे हैं। पंजाब में कांग्रेस राज कर रही थी, वहाँ हमने रिप्लेस कर दिया, वहाँ हम बैठे हैं। अब हिमाचल में हम हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि ऐसा ना हो जाए कि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस का बदल? हिमाचल की राजनीति और पंजाब की राजनीति में बड़ा फर्क है। अभी आपने मुझसे सवाल किया था कि आप किसी और निर्वाचन क्षेत्र को आपने क्यों ट्राई नहीं किया। पंजाब में 90 सीटों में 117 सीटों में 30-40 तो कैंडिडेट जो है वो अपने निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव ही नहीं लड़े। वहां तो ये सब कुछ चल जाता है, आप रोपड़ वाले को जो है आप संगरूर भेज दो, संगरूर वाले को आप जो है नाभा भेज दो, नाभे वाला को जो है आप खन्ना भेज दो, वहां तो चलता है। हिमाचल प्रदेश में बहुत कम नेता हैं जो अपना चुनाव क्षेत्र बदल के दूसरी जगह पे जाकर के चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं। ये हिमाचल की एक और भी प्रथा रही है सीएम फेस की, हर बार रहा है, इस बार नहीं। पार्टी को कहीं नुकसान ना उठाना पड़े। हाँ, आपने सीएम फेस तब रहा जब तक
हमारे लोकनायक, हिमाचल प्रदेश के विकास के मसीहा राजा वीरभद्र सिंह जी जो मतलब है, हमेशा ही रहा है, इस बार ही वो नहीं है। नहीं मैं तभी कह रहा हूं ना, इस बार वो नहीं है तो नहीं है। तो मतलब कांग्रेस में अब कोई सीएम फेस नहीं है। देखिए, कलेक्टिव लीडरशिप में चुनाव लड़े जाएगा, नेशनल नेतृत्व में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। विधायक चुन के आएंगे, विधायक दल जो है वो विधायक दल का नेता चुनेंगे और वो मुख्यमंत्री होगा। आमतौर पे ये प्रथा होती है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो वो सीएम बन जाता है, या कैंपेन कमेटी के जो चेयरमैन रहते हैं वो बन जाते हैं। तो आप मानते हैं कि इस बार की फाइट मुकेश अग्निहोत्री और सुखविंदर सुक्खू के बीच में रहने वाली है, क्योंकि प्रतिभा सिंह को तो पहले ही वो चुनाव नहीं लड़ रहे। देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। आज हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री की दौड़ में कोई भी व्यक्ति नहीं है कांग्रेस के। हाँ, हर एक आदमी एक ही जोर पर है कि हमने कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाना है, मेजॉरिटी सीट्स लेके आनी है। उसके बाद सब मिल बैठ करके तय करेंगे कि इस प्रदेश को कौन विकास की राह पे ले जाएगा। ये वो विधायक जो चुन के आएंगे उन्होंने तय करना है। अब रहेगी बात ये कि मुकेश अग्निहोत्री दौड़ में है, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी दौड़ में है, रानी प्रतिभा सिंह जी दौड़ में है। वो तो पहले दौर से बाहर हो गए ना, वो तो चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। देखिए, एक चीज और है, धामी साहब उत्तराखंड में चुनाव हार गए, फेस थे, डिक्लेयर्ड फेस थे। हिमाचल प्रदेश में प्रेम कुमार धूमल जी चुनाव हार गए, डिक्लेयर्ड चीफ मिनिस्टर थे। धामी साहब को जो अब किसी और चुनाव क्षेत्र से लड़ा दिया गया और वो मुख्यमंत्री है। अगर ऐसी भी कोई बात हो तो इसमें क्या बुराई है? मतलब मैं आपकी बात इशारों में समझूं मैं तो प्रतिभा सिंह सीएम हो सकती है। नहीं, मैं आपको मेरी बात पूरी रहने दो। मैं किसी एक व्यक्ति के विशेष की बात नहीं कह रहा हूं। मैं इसके अलावा और दूसरी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। आपने कहा कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है वो मुख्यमंत्री का चेहरा होता है। हो सकता है, हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट उसके साथ साथ आपने ये भी कहा कि कैंपेन कमेटी का जो चेयरमैन है वो भी हो सकता है। वो भी, देखिए, वो जो एपिसोड है, वो जो बात है, पंजाब में कैंपेन कमेटी का चेयरमैन कौन था? नहीं, वहां तो चेहरा अनाउंस ही कर दिया था ना सीएम का। नहीं, आप देखिए, आपने कैंपेन कमेटी की बात की। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे केंद्र में जब मोदी जी 2014 में उनको कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, पर कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाने का एक संदेश दे दिया कि ये हो सकते हैं। पंजाब में तो सीधे तौर पर राहुल गांधी ने कह दिया कि चन्नी जी हमारे फेस। वो बाद में हुआ डिक्लेयर। हाँ, बाद में, पर चुनाव से पहले हुआ। नहीं, नो, चुनाव से पहले नो, बिटवीन द इलेक्शंस। नहीं सर, चुनाव से 10 वी वर इन द इलेक्शंस। और तब क्वेश्चन हुआ है कि तब राहुल जी ने ये कहा था कि लोगों से, अपने नेताओं से राय लेने के बाद मैं बताऊंगा। एंड सुनील जाखड़ जी, जो आज भले ही वो बीजेपी में चले गए, ही वॉज द चेयरमैन ऑफ कैंपेन कमेटी एंड ही वॉज नॉट गिवन इवन अ टिकट, ही वॉज नॉट फाइटिंग अ इलेक्शन। वो तो उन्होंने खुद ही डिनाई किया था। हाँ, डिनाई किया था ना, बट ही वॉज मेड अ चेयरमैन कैंपेन कमेटी। वो तो सर मैंने बताया ना, खाना पूर्ति जो हुई है। अच्छा, आपने अभी कहा जाखड़ साहब कांग्रेस में नहीं है। आपको लगता है कि कांग्रेस अपने बेशकीमती जो नेता हैं उनको गवा रही है? कपिल सिब्बल, हार्दिक पटेल, सुनील जाखड़ और G23 की तो पूरी एक फौज एक साइड पे है। नहीं, आप नहीं कह सकते G23 की पूरी फौज है। गुलाम नबी आज़ाद जी, आनंद शर्मा जी और जो बाकी दूसरे बड़े नेता हैं वो हैं। ठीक है, कुछ लोगों की महत्वाकांक्षा होती हैं। मनीष तिवारी है उसमें, हुड्डा जी उसमें, बहुत बड़े बड़े चेहरे हैं। हुड्डा जी को देखिए, आपको प्रदेश का जो है वो अध्यक्ष बना दिया गया है और वो काम कर रहे हैं। तो G23 के हर नेता का क्या यही है कि थोड़ा प्रेशर डाल के अपने हिस्से की सीट मिल जाए, कोई राज्यसभा में कोई अध्यक्ष बन जाए? एक चीज और है, राजनीति में हर एक आदमी जो है वो, जरूरी नहीं कि वो महत्वाकांक्षा ही होती है, बट उनकी यूटिलिटी वो पार्टी ने तय करनी होती है कि उनको कब, कहां, किस समय जो है इस्तेमाल किया जाना है, किस समय जो है उनसे क्या काम लेना है। ये पार्टी का दायित्व है, वो शीर्ष नेतृत्व जो इसके ऊपर फैसला करता है। चलो मैं आपके दिल की बात पूछ लेता हूँ, आप किसको सीएम चाहते हैं हिमाचल? आप तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, विधायकों ने चुनना, उन्हें चुनने दीजिए। आप किसको चाहते हैं? देखिए, जो वीरभद्र सिंह जी की विरासत को आगे ले जा सकते हैं, युवा चेहरा जो सबको लोकप्रिय हो, जो विकास, जो इस प्रदेश को जानता हो, पिछले लंबे समय से जो है वो
एक्सपीरियंस हो, जिसे सरकार चलाने का एक्सपीरियंस हो, ऐसा चेहरा कोई भी जो श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल जी और प्रियंका गांधी जी और हमारी जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी है उसको डिसाइड करेंगे और जो विधायक दल जो है वो डिसाइड करेगा, उसके साथ हम रहेंगे। आपने जो पहले थोड़ी निशानियां बताई हैं उसमें से तो मुझे दो नाम निकल के सामने आए हैं, एक तो प्रतिभा सिंह और दूसरे विक्रमादित्य, क्योंकि वही दोनों वीरभद्र की विरासत को आगे जी लेके नहीं, जा सकते हैं। जी नहीं, मुकेश अग्निहोत्री जी भी वीरभद्र सिंह जी के फॉलोअर हैं, उनका लगाया हुआ पौधा है। ठाकुर रामलाल उनका लगाया हुआ पौधा है। आशा कुमारी जी उनकी लगाया हुआ पौधा है। सुक्खू जी हर्ष महाजन जी उनका लगाया हुआ पौधा है। सुखविंदर सिंह जी सुक्खू जी जो है उनका लगाया हुआ पौधा है। उनके समय में वो ग्रो किए हैं। जितने भी हर्षवर्धन चौहान उनका लगाया हुआ चेहरा है, जो 5-5 4-4 बार जो है 6-6 बार जो है MLAs बन चुके हैं। अभी ठाकुर कौल सिंह जी हैं, आने वाले समय में क्या पता वो हो, वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। चंद्र कुमार जी हैं, चौधरी चंद्र कुमार जी हैं, वो चुनाव लड़ सकते हैं। ठाकुर सिंह भरमौरी हैं, वो चुनाव लड़के आ सकते हैं। 5-5 बार के हैं, 3-3 बार मिनिस्टर रह चुके हैं। मुकेश अग्निहोत्री जी 3-4 बार मिनिस्टर रह चुके हैं। इसको और लंबा बना दिया, सबकी महत्वाकांक्षा नहीं, जगह आप समझे नहीं, आप सबके महत्वाकांक्षा नहीं लड़ रहा हूं मैं। एक ये बात कह रहा हूं कि जब ये डिसाइड हो चुका है कि हम कलेक्टिव लीडरशिप में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन उस कलेक्टिव लीडरशिप को भी एक नाम दिया गया है, वीरभद्र मॉडल। वीरभद्र मॉडल तो ये सभी लोग वीरभद्र के ही तो कैबिनेट के मंत्री रहे हैं, जिनके मैंने नाम लिए हैं। तो आपको लगता है कि कोई भी सीएम हो सकता है? जिसको विधायक दल और श्रीमती सोनिया गांधी का आशीर्वाद प्राप्त होगा, वो हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा। 68 में से कितनी सीटें? अगर आप सच्चाई में पूछें तो हम 45 से ऊपर की सीटें हम जो है लेके जाएंगे। सच्चाई में बता रहा हूं मैं, वो आंकड़ा नहीं दे रहा हूं कि जी हम 50 लेंगे, हम 60 लेंगे। नो, वी विल हैव 45 प्लस। 45 प्लस। और आम आदमी पार्टी एक भी नहीं, कोई सीट नहीं लेके जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। और क्या आम आदमी पार्टी स्पॉइलर तो नहीं साबित होगी कहीं कांग्रेस के लिए? वोट शेयर वो जो काटेगी, कहा जा रहा है 7-8% वोट या कुछ भी, ये बातें हैं सारी, ज्यादा भी ले सकते हैं। किसकी वोट काटेंगे? वो दोनों पार्टी को नुकसान करेगी। तो उस स्थिति में तो 45 प्लस बहुत और सब है जी। उस स्थिति में 45 प्लस बहुत मुश्किल है, अगर कांग्रेस की भी वोट कटेगी। कांग्रेस की भी वोट कटेगी, पर सवाल यह है कि टोटल एंटी इनकम्बेंसी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की है। बिल्कुल ठीक है। और एंटी इनकम्बेंसी का मतलब होता है नाराज वोट, नाराज। और वही नाराज वोट लेके बी टीम जो होती है, जो विपक्ष में होता है, वो सरकार बनाती है। बिल्कुल। लेकिन अगर यही एंटी इनकम्बेंसी वोट डाइवर्ट होके आम आदमी पार्टी की तरफ चले गई तो हो सकता है बड़े लो मार्जिन रहे और बीजेपी रिपीट कर दे। हिमाचल प्रदेश बाय एंड लार्ज जो है वो कांग्रेस का बेसन है, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश में लोग कांग्रेस को ज्यादा चाहते हैं और लोग कांग्रेस के ऊपर उनका ज्यादा विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी तो झूठे और लुभावने वादे करके जो है वो चुनाव जीतती है, लोगों को ठगती है। आज कोई सपना दिखाती है और दूसरे दिन उनका सपना वो बदल चुका है। हिमाचल के लोग बहुत समझदार हैं, किसी की बातों में नहीं आते, फिर कैसे आगे से धूमल जी सीएम बने, 2 बार शांता जी बने, अब ये जयराम ठाकुर जी हैं। इतनी बार तो जनता धोखा नहीं खा सकती। आपने नाम लिया धूमल जी को, हिमाचल की जनता ने हराया। आपको मैं पीछे एक एपिसोड पे लेके जाता हूं, जब धूमल साहब जो है मुख्यमंत्री बने हैं तो उस वक्त राधा रमन शास्त्री जी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम आया था, चौपाल से चुनाव लड़ते हैं, पर वो हार गए। और इस बार मैं मंडी लोकसभा जो बाई इलेक्शन हुआ है, मैं सराज निर्वाचन क्षेत्र का इंचार्ज था, मैं वहां पे मैंने काम किया। आपको मैं इस बारी जयराम जी को भी मैं बता दूं, जयराम जी अपने निर्वाचन क्षेत्र से बाहर नहीं निकल पाएंगे, उनके हालात भी बहुत अच्छे नहीं है। चलिए, अब आपसे जाते जाते एक सवाल, 31 को आ रहे हैं मोदी जी जी, और अब तक का उनका ट्रैक रिकॉर्ड यही कहता है कि जिस भी स्टेट में, जिस भी जगह वो रैली के लिए जाते हैं, वहाँ पे एक बड़ा चेंज आता है, बड़ा वोट शिफ्ट होता है। क्या कांग्रेस पार्टी को डर लग रहा है? क्योंकि 31 मई को वो आएंगे, 1 और 2 जून को आपकी चिंतन बैठक है शिमला में। मैं आपको ये बता दूं पहले तो कि 1 और 2 को हमारी जो चिंतन बैठक है, जो सोकॉर्ड जो बात चल रही थी, वो 1 तारीख को हमारे जिला के अध्यक्ष और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की जो अध्यक्ष है उनके साथ उन्हीं के साथ बैठक की जा रही है। 2 तारीख को कोई बैठक नहीं है। ये कट शॉर्ट कर दी गई, हालांकि केंद्र से तो ये कहा गया था कि इसके बाद में जो वो अलग, मैंने तभी कहा ना 1 हफ्ते आप वेट कीजिए, अभी हमारी बहुत सारी चीजें जो है वो
चेंजिंग उस पर है और हम लोग उसको आगे अब उसको उसी हिसाब से हम उसका प्रोग्राम बनाएंगे। अब जहां तक बात आपने मोदी जी की, मोदी जी जब जब हिमाचल प्रदेश में आए, उन्होंने हिमाचल प्रदेश के लोगों को ठग के ही गए हैं। जब वो प्रधानमंत्री है, बहुत सारी सौगात देके जाते हैं, वो बहुत सारी वो बिल्कुल सौगात देके जाते हैं, महंगाई की सौगात देके जा रहे हैं, युवाओं को पकौड़े तलने के लिए बोल रहे हैं। 9.5 पेट्रोल एक बार में सस्ता कर दिया। मैं आपको बताऊं, ये हिमाचल के ही जनता थी, बाई इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को पीट पीट के 4 सीटें जो हरवाई। उस वक्त सबसे पहले उनको जो है वो पेट्रोल और डीजल के जो रेट है वो स्लैश करने पड़े। बीजेपी का कहना है कि हमारे लिए तो ब्लेसिंग है कि अगर हमें बाइपोल में हार मिली, हमें थोड़ा सबक मिल गया, हम और तैयार हो जाएंगे। मैं तो अभी भी कह रहा हूं कि पूरी दुनिया में जो तेल और पेट्रोल का जो दाम है, डीजल और पेट्रोल का जो दाम है, सबसे ज्यादा 260% हायर जो है वो सिर्फ हिंदुस्तान में है। हमारे से सस्ता तो नेपाल और पाकिस्तान बेच रहा है। तो पाकिस्तान का हाल देखिए सर, नेपाल का हाल देखिए। अगर गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट नहीं करेगी तो गवर्नमेंट को बहुत सारे डिपार्टमेंट चलाने हैं, सड़कें बनानी हैं, बहुत सारी चीजें। रेवेन्यू जनरेट करने के लिए पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स है वही रह गए हैं, वन ऑफ द सोर्स। और मेरी बात आपको सर, मार्केट के हाथ में पेट्रोल प्राइसेस तो गवर्नमेंट के हाथ में है ही नहीं है। क्यों नहीं है? आपका प्रॉफिट देखिए ना, आप कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, क्या कितना टैक्स लगा हुआ है, आप वो देखें। स्टेट गवर्नमेंट्स कम कर सकती हैं सर अपने लेवल पे। देखिए, स्टेट गवर्नमेंट का तो बड़ा छोटा सा शेयर है सर, मेजर शेयर तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, यूनियन गवर्नमेंट का है। और जो रेट्स बढ़ने की जो बात है, उसके साथ जब जो रेट बढ़ रहे हैं, ये जो महंगाई है, इसकी मार कहां से आ रही है? इसी पेट्रोल और डीजल के ऊपर से ही है। मुझे लगता है हमारा क्वेश्चन ही भटक गया सर। मोदी जी का क्वेश्चन। हाँ, मोदी जी से जो आप बात कह रहे थे, मोदी जी आएंगे, बहुत घोषणाएं कर जाएंगे। मैं तो कह रहा हूं कि भी लोग उनके ऊपर भरोसा क्यों करते नहीं करते हैं? इसीलिए नहीं करते हैं सर। आप वर्ल्ड लेवल पे देखिए, जैसे उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, ये तो सारा जैसे वर्ल्ड लीडर्स। आप बताइए कब ऐसा समय था कि जब यूएस भारत की ओर टकटकी लगाता था, पुतिन साहब भारत की ओर टकटकी लगाते थे, या फिर जापान भारत की ओर टकटकी लगाता था? आपको नहीं लगता कि पार्टीबाजी से उठकर ये तो है कि मोदी जी ने पूरे वर्ल्ड लेवल पे नाम को रोशन किया? आप उसकी नींव किसने रखी? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। आप देखें, पीछे जाएं अगर आप हर प्रधानमंत्री रखता गया, मैं मानता हूं, लेकिन फिर इसे तो एक्सेप्ट करना चाहिए कि आज हम बढ़ रहे हैं। देखिए, तो ग्रोथ तो हो रही है। आप आज भारत के प्रधानमंत्री या भारत के जो भूतल और परिवहन मंत्री या दूसरे लोग जो है बड़ी डींगे मारते हैं कि हम एक दिन में हम 100 किलोमीटर सड़क बनाते हैं। जो उसमें मशीनरी यूज हो रही है, क्या वो 1947 में जब भारत आजाद हुआ था, क्या तब वो थी भारतवर्ष में? कब वो उसको लाने वाला कौन था? उसको ग्रो करने वाला कौन था? आज अगर वो इस लेवल तक पहुंचे कि 100 किलोमीटर की सड़क जो है वो एक दिन में बन सकती है, या 200 किलोमीटर की सड़क एक दिन में बन सकती है, उस तक पहुंचाने वाला कौन था? भारत के पास तो सुई नहीं बनाने की कोई एक फैक्ट्री थी। आपने आईआईटी, आपकी आईआईएम्स, तो मेड इन इंडिया का नारा तो मोदी जी भी दे रहे हैं कि सब कुछ यहीं पे बनाए। नहीं, सब मेड इन इंडिया का नारा अब दे रहे हैं ना। मेड इन इंडिया का नारा तो 1947 में और उससे पहले महात्मा गांधी ने दे दिया था कि जी आप अपने खादी के वस्त्र पहनो जो हिंदुस्तान का हुआ है। शुरुआत तो वहां से हुई है, उसमें नया क्या है? सर, आपको लगता है कांग्रेस पार्टी इन बातों को जनता तक पहुंचा नहीं पाती है, जनता को समझ नहीं आती है? क्योंकि मोदी जी तो दोबारा और बड़े मार्जिन से जीते हैं। अभी बीजेपी 5 स्टेट का इलेक्शन हुआ, 4 में बड़े अच्छे मार्जिन से जीती। बिल्कुल। ये देखिए, ऐसा है, मैं इसमें ये कहूंगा कि ये जो इलेक्शन जितने भी है ये मैनेज्ड हैं। कांग्रेस मैनेज क्यों नहीं कर पाती सर? अब आने वाले समय में शुरू हो जाएगा मैनेजमेंट। मतलब बीजेपी से सीख रहे हैं? नहीं, बीजेपी से नहीं सीख रहे हैं हम। फेयर फ्री इलेक्शंस के ऊपर जो है भरोसा करते हैं। कांग्रेस पार्टी फ्री होते हैं सर सब जगह? बिल्कुल भी नहीं। ना पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं। देखिए, ऐसा चुनाव आयोग है, वो नहीं, वो आप कह रहे हैं जो एक इलेक्शन और बूथ मैनेजमेंट के लिए जो आपका फोर्सेस वगैरह लगाते हैं, जो इंटरनल वोटर्स तक पहुंचने के लिए जब वोटर्स वो तो पार्टी ने करना है। बीजेपी पन्ना लेवल तक, बूथ लेवल तक पहुंचती है, कांग्रेस नहीं पहुंचती है। उसमें फिर बीजेपी का क्या कसूर है? वो तो कांग्रेस को अपने अंदर झांकना होगा, कांग्रेस को बिल्कुल। हम उसमें सुधार कर रहे हैं। यही तो चिंतन जिसकी आप बात करें, यही तो चिंतन बैठकों में होता है। हम उसमें सुधार कर रहे हैं। चिंतन हो रहा है सर। रामायण में 3 कांड है, एक कांड में सिर्फ चिंतन होता है, एक कांड में, लंका कांड में चिंतन नहीं होता, बस कर दिया जाता है, और एक कांड आता है सुंदरकांड जिसमें चिंतन भी होता है और करते भी हैं। लेकिन कांग्रेस कब बढ़ेगी सुंदरकांड की तरफ?
मैंने कहा 1 हफ्ते वेट करो आप। चलिए 1 हफ्ता वेट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत सारी बातों पे खुल के आपने जैसे बोला था बेबाक अपनी बात रखूंगा, इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका सर। धन्यवाद रोहित, आप और आपकी टीम का, और धन्यवाद मैं बाकी सभी लिसनर्स का भी करता हूं, और इन्हीं सब के साथ आपका धन्यवाद बन सके। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी, क्योंकि नेशन स्पीक्स पे जिस तरह से आप लोग हमें फॉलो कर रहे हैं, आप लोग हमें प्यार दे रहे हैं, उससे हमें ऐसा लगता है कि हम सही जा रहे हैं और हम ऐसे ही चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप जुड़े रहिए नेशन स्पीक्स के साथ। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं रोहित खन्ना, आप देख रहे हैं नेशन स्पीक्स। नेशन स्पीक्स में हमारा खास कार्यक्रम टू द पॉइंट विद रोहित खन्ना। चलिए टू द पॉइंट आज किसके साथ होने वाली है, पहले उनका मैं तारुफ करवा दूं। भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेता जिन्हें पार्टी ने टीम में जहां खेलने के लिए कहा बेहतरीन तरीके से खेले। एमएलए रहे, लोकसभा के एमपी, राज्यसभा के एमपी रहे, और इस वक्त हिमाचल प्रदेश बीजेपी के प्रभारी हैं। जी हाँ, अविनाश राय खन्ना जी, पहले उनका स्वागत कर लेते हैं। अविनाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू रोहित जी। आपके दर्शकों का भी जो को देखेंगे उनको भी मैं अपनी तरफ से नमस्कार कहता हूं। आशा करता हूं कि जो बातचीत हम करेंगे आप सब इसको लाइक करोगे। आपके लिए मैं 2 शब्द कहूँगा कि जो बातचीत आप करेंगे उसको अपने दर्शकों तक पहुँचाने के लिए जो आपके चैनल ने प्रयास किया है, उसके लिए मैं चैनल का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं शुरुआत यहीं से करूँगा। आज वैसे बहुत सारी करंट अपडेट्स आई हैं, उससे पहले मैं शुरुआत यहाँ पे करूँगा जो मैंने पहली लाइन बोली है कि पार्टी ने आपको जहाँ कहा, आप विधायक रहे तो सड़क पर बैठकर आपने बूट पॉलिश की और सड़क बनवा दी। आप लोकसभा में गए तो सरबजीत की बात उठाई, आप राज्यसभा में गए तो आपने क्वेश्चन पूछे। अविनाश राय खन्ना जी से बात करूं तो उन्हें किस पोजीशन पे खेल के सबसे ज़्यादा मजा आया, और एक चीज़, पंजाब में अध्यक्ष रहे तो पार्टी को सबसे ज़्यादा सीटें हैं। देखिए रोहित, पार्टी जहाँ भी ड्यूटी लगाती है, एक संघ का स्वयंसेवक होने के नाते मैंने यही सीखा है संघ की शाखा से कि जो भी काम मिले उसको निष्ठापूर्ण ढंग से आप करिए। रिजल्ट देने वाला वो परमात्मा है, और मुझे खुशी है कि मैं चाहे राजस्थान में गया, चाहे जम्मू कश्मीर में गया, अभी हिमाचल में हूँ, मैं गोवा में गया, पार्टी ने जहाँ जहाँ मुझे भेजा मैंने तनदेही से जितनी मेरे पास कैपेसिटी थी, जितनी मेरे पास कह सकते अकल थी, मैंने उस काम को करने की और उस मुकाम तक पहुंचाने की कोशिश की है। और मैं पार्टी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अलग अलग मुकाम पर मुझे पहुंचाने की कोशिश की और मुझसे काम लिए। तो मैं समझता हूं कि एक वास्ट एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं 1997 में पार्टी में आया था, उसके बाद समझ सकते हैं कि इतने तीनों हाउस को देखना, फिर इतने राज्यों का प्रभारी बनना, जम्मू कश्मीर में पहली बार जो सरकार बनी, मैं समझता हूं मेरे लिए वो एक टर्निंग पॉइंट भी था, और मेरे लिए एक कहने वाली बात भी है कि मैंने मंडल से लेकर, बूथ से लेकर, गांव से लेकर वहां पर काम करने की कोशिश की, और जनता ने उसका रिजल्ट भी दिया। बहुत टफ, बिल्कुल कहा आपने, टफ स्टेट रही है। आज जब मैं आपके पास आ रहा था तो मैंने आपसे सोचा था, मैंने कहा आपसे सवाल पूछूंगा कि जाखड़ साहब क्या बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, पर मेरे आते आते वो ज्वाइन कर चुके हैं। तो सबसे पहले तो उस पर रिएक्शन भी चाहूँगा, और साथ में अभी कांग्रेस के और बहुत नाराज़ नेता हैं जिनमें मनप्रीत बादल का नाम भी सामने आ रहा है, और भी बहुत नेता हैं। क्या पंजाब बीजेपी में हम और नेता भी जुड़ते देखेंगे अभी? रोहित, स्पष्ट सी बात है कि जब हम अकाली दल के साथ चुनाव लड़ते थे हमारे पास 23 सीटें थी, और 23 के 23 कैंडिडेट भी ऑलमोस्ट तय होते थे, और 3 लोकसभा थी उसके भी कैंडिडेट तय होते थे। आज जैसे ही गठबंधन टूटा है तो हमारा स्पेस बढ़ा है। आज 117 की 17 सीटों पर चुनाव लड़ने की हम पोजीशन में हैं, 13 की 13 लोकसभा की लड़ने के पोजीशन में हैं। तो अब परिवार बढ़ रहा है, तो नेचुरली दूसरी पार्टी के एक्सपीरियंस्ड और अच्छे लोग हमारी पार्टी में आए। मकसद एक ही है कि पंजाब एक ऐसी सेंसिटिव स्टेट है, वहाँ पर रहकर इस स्टेट का किस ढंग से हम विकास पर कर पाएँ, किस भला कर पाएँ, और ये स्टेट जिस के लिए जानी जाती थी, पंजाब को एक कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में जो रिस्पेक्ट पंजाब की थी, हम उस रिस्पेक्ट को दोबारा रिस्टोर करना चाहते हैं। आप देखिए कि सुनील जाखड़ पार्टी में आए हैं, उससे पहले उनका कांग्रेस से मोह भंग इसलिए हुआ कि हिंदू होने की वजह से वो कहते हैं मैं मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। आपको लगता है कि
सुनील जाखड़ अब पार्टी में आए हैं, एक तो पार्टी को मजबूती भी मिलेगी और दूसरा कांग्रेस पार्टी हमेशा बीजेपी को कहती रही कि ये तुष्टीकरण करते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं। आज कांग्रेस भी उस जगह एक्सपोज हुई है जब उनके एक बड़े नेता आ गए। देखो, कांग्रेस की बातों का अब जनता ने विश्वास करना बंद कर दिया। जनता ने क्या, उनके नेताओं ने भी बंद कर दिया, उनके कार्यकर्ताओं ने भी बंद कर दिया। और यही कारण है वो सुंगड़ती अब कुछ राज्यों की पार्टी रह गई है। अब तो शायद ऑपोजिशन में भी उनके पास ऑपोजिशन का लीडर तक नहीं है, इस स्थिति में वो आ गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस का जो जनता को गुमराह करने के एक नारे थे, आज वो भी शायद उसका स्टॉक भी उनके पास ख़त्म हो गया है। और जिस नेतृत्व के नीचे वो काम कर रहे हैं, उनको ना तजर्बा है, ना खुद चुनाव उन्होंने रणनीति बनाकर किसी को जितवाने की क्षमता है, ना ही एक्सपोजर है। तो जब ऐसी बातें किसी पार्टी में होगी तो वो पार्टी ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगी। आज राजस्थान भी उनका गड़बड़ा रहा है, छत्तीसगढ़ भी गड़बड़ा रहा है। तो मैं समझता हूँ आज हर जगह जो एक लोगों के मन में अविश्वास कांग्रेस के प्रति पैदा हो चुका है। तो भारतीय जनता पार्टी एक बहुत अच्छा प्लेटफार्म है। कम से कम मैं दावे के साथ एक बात कह सकता हूँ कि जो हमें 3 शब्द सिखाए गए हैं, उन शब्दों पर कार्यकर्ता और आने वाले लोग काम करेंगे। हमारा कार्यकर्ता ऑलरेडी उस पर काम कर रहा है। वो कहे सबसे पहला मेरा देश, बाद में पार्टी और उसके बाद मैं। जब हम लोग मैं बाद में होगा तो नेचुरली हम देश के बारे में पहले सोचेंगे और फिर अपनी पार्टी के बारे में सोचेंगे। जब ऐसी सोच लेकर हम चलेंगे तो उस पार्टी का हमेशा विचारधारा का भी और पार्टी का भी विस्तार होगा। थोड़ा सा हिमाचल की ओर बढ़ते हैं। आप हिमाचल बीजेपी के प्रभारी हैं, अब से 5-6 महीने बाद चुनाव हैं, उस पर भी आपसे एक सवाल लूँगा। लेकिन पहले सवाल ये कि प्रभारी होने के नाते, क्योंकि आपके कंधों पे सारी जिम्मेदारी है, क्या लगता है आपको इस बार की लड़ाई डिफरेंट होने वाली है? क्योंकि एक नई पार्टी जो अभी अभी पंजाब में जीती है वो यहाँ पर आपको चुनौती दे रही है। रोहित, सबसे पहले मैं एक बात बता दूं कि हिमाचल में लोगों के मन में एक मिथ था, एक कल्पना सी हुई है कि यहाँ पर सरकार रिपीट नहीं होती। उसी के कारण लोग जो हैं वो धीरे धीरे ऐसा सोचना शुरू कर देते हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगली बार कोई और आएगी। लेकिन जिस प्रदेश में संगठन बूथ स्तर तक खड़ा हो और जहाँ का संगठन एक पन्ना 30 वोट होती है उसका विचार कर रहा हो, तो वो संगठन जो है चुनाव लड़ने में बहुत अच्छी भूमिका निभा सकता है। दूसरा, सरकार ने ऐसी पॉलिसी जनहित की बनाई है। मैं हमेशा बात करता हूँ कि बीजेपी देश हित, प्रदेश हित, जनहित 3 हितों को सोचकर अपनी पॉलिसी बनाती है। और वहाँ पर डबल इंजन की सरकार का हम शब्द यूज़ करते हैं। डबल इंजन का मतलब केंद्र सरकार की जो नरेंद्र भाई मोदी की पॉलिसी हैं उनको सप्लीमेंट करने की जयराम ठाकुर की सरकार जो है काम कर रही है। जैसे उज्ज्वला योजना आई तो पैरामीटर में सभी नहीं आते थे, तो उन्होंने गृहिणी योजना लाकर 100% लोगों को गैस का सिलेंडर दिया। अब आयुष्मान भारत, उसमें सभी लोग नहीं आते थे, तो हिमकेयर योजना लाकर 100% लोगों को उन्होंने लाभ दिया। तो डबल इंजन का मतलब कि जो केंद्र से योजनाएं आती हैं उन योजनाओं को सप्लीमेंट कर 100% लोगों को पहुंचाना, ये यहाँ पर पहली बार हुआ है। आप बाकी प्रदेश भी देखिए, वहाँ कहीं भी जहाँ पर नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है, कभी भी केंद्र की सरकार को सप्लीमेंट नहीं करते। इसीलिए हम जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ डबल इंजन की सरकार कहते हैं। तो डेफिनेटली हम रिपीट होंगे, मिथ तोड़ेंगे। हमारी रैलियाँ आपने देखी, बड़ी अच्छी हुई हैं। अब नड्डा जी का पूरा यहाँ पर इंटरेस्ट है, पीएम साहब 31 को आ रहे हैं, तो ये अगर ऐसे विजिट उनके होते रहें तो ये समझो कि कितना कंसर्न्ड है वो लोग इस स्टेट के बारे में। आम आदमी पार्टी की आप बात कर रहे हो रूही, मैं एक शब्द में इसको कहूँ तो पहली बार कि जो पार्टियां झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करके सत्ता में आई हैं, उनका जो फेस है आज जनता के सामने पूरा सामने आ चुका है। उनकी नीयत सामने आ चुकी है। पंजाब में बुरी तरह वो पिट चुके हैं। दूसरा, हिमाचल में जिनका प्रदेश अध्यक्ष ही पार्टी छोड़ जाए तो जो कमांडर ही नहीं है उनके पास, तो वो यहाँ पर हमारे साथ मुकाबला कैसे करेंगे। उत्तराखंड में भी
उन्होंने एक प्रयास किया था, लेकिन वो भी जो थे वो भी छोड़ गए हैं। अभी मनीष सिसोदिया शिमला आए हुए थे कल परसों, उन्होंने कहा कि शिक्षा का बेड़ागर्क किया है हिमाचल सरकार ने, हम शिक्षा के मुद्दे पर लड़ेंगे। और आज उन्होंने एक बार फिर ट्वीट किया है, गोविंद ठाकुर को ये चुनौती दी है कि आप क्यों नहीं मेरे साथ बहस करते शिक्षा के मुद्दे पे। तो इस तरह की जब बातें होती हैं उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखो, ये सारा जो शिमला का टूर था प्लांटेड था, अपने बंदों को साथ लाना, उनसे क्वेश्चन पहुंचाना, उसका जवाब देना, लेकिन उसके बाद जिस ढंग से हमने उसका रिप्लाई दिया है, हमारे प्रवक्ताओं ने, हमारे मंत्रियों ने, शायद उसका जवाब वो नहीं दे पाए। जितनी अच्छी शिक्षा हिमाचल प्रदेश में, मैं अभी बहुत रिमोट एरियो में जाके आया हूँ, मैंने देखा वहाँ तक स्कूल पहुँचे हुए हैं, वहाँ तक टीचर हैं, और अच्छी एजुकेशन हिमाचल प्रदेश जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। चाहे हेल्थ का इशू हो, चाहे शिक्षा का इशू हो, हिमाचल गवर्नमेंट जो है वो तनदेही से लोगों की सेवा में लगी हुई है। बीजेपी के लिए चुनौती कौन है, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी हिमाचल में? देखो, ये ऑपोजिशन ने डिसाइड करना कि उन्होंने किसने चुनौती बनना है। हमने सरकार बनानी है, ये मुझे पता है। अच्छा, कांग्रेस पार्टी ने इस बार एक कार्ड खेला है। अभी कल सोनिया गांधी से मिली हैं प्रतिभा सिंह, और उन्होंने कहा है कि हम वीरभद्र मॉडल पे चुनाव लड़ेंगे, यानी वीरभद्र के चेहरे पे लड़ेंगे। तो उन्होंने एक चेहरा आगे कर दिया है, बीजेपी की तरफ से चेहरा कौन होगा? देखो, हमारा चेहरा तो कमल का फूल होता है हमेशा। दूसरा, कांग्रेस जो मर्जी कहे, आज उन्होंने अपने ही नेताओं के ऊपर एक संशय, एक शक की सुई घुमानी शुरू कर दी है। प्रेसिडेंट तो प्रतिभा को बना दिया, वो प्रदेश की अध्यक्षा हैं, लेकिन साथ में 4 वर्किंग प्रेसिडेंट, इसका मतलब प्रेसिडेंट होगा नॉन वर्किंग और 4 वर्किंग प्रेसिडेंट हो गए। जिस प्रदेश में अपने नेता पर ही उनको विश्वास नहीं, उनको 4 फौड़ियाँ लेके चलना पड़ेगा, वो अपनी पार्टी को कैसे, हमारे जैसे एक शक्तिशाली पार्टी के साथ कैसे वो मुकाबला कर पाएंगे? कांग्रेस विदाउट सीएम फेज जा रही है, बीजेपी विद सीएम फेज जाएगी। देखिए, अभी तक हमने कहा है कि जयराम जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। जी, चलिए। और उसके बाद एक अभी कांग्रेस एक बात को बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रही है पिछले कुछ दिनों से, जो पुलिस पेपर लीक मामला हुआ है, उसको हालांकि मुख्यमंत्री ने सीबीआई को सौंप दिया है, लेकिन फिर भी कांग्रेस हमलावर है और हर मीटिंग में कांग्रेस के कहा जाता है कि इसे मुख्य मुद्दा बनाइए। इसके बारे में क्या कहें? देखो, पेपर लीक कहाँ कहाँ नहीं हुआ, राजस्थान में भी हुआ। अगर पेपर लीक होने के बाद हम एक्शन ना लेते तब हम कसूरवार थे। इमीडिएटली इंटरव्यू में जैसे ये एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है, उसी समय परीक्षा को रद्द कर दिया गया। इन्वेस्टिगेशन टीम, एक एसआईटी बनाकर उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई, फिर अब सीबीआई को हमने इसको देने का फैसला किया है। तो इसका मतलब हम फेयर सिलेक्शन चाहते हैं। तो इसमें मुद्दा कोई नहीं है, मुद्दा सिर्फ इतना है कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए उन मुद्दों को मुद्दा बनाना चाहते हैं जो खुद मुद्दे नहीं हैं। क्या? अच्छा, एक सवाल और है कि आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी का हिमाचल में आना एक तरह से बीजेपी के लिए कहीं ब्लेसिंग तो नहीं है कि जो एंटी इनकम्बेंसी की वोट कांग्रेस को जाने वाली थी वो आम आदमी पार्टी को चले जाएगी और बीजेपी सक्सेस? देखो, इस कैलकुलेशन में हम नहीं पढ़ रहे। हम सीधा, हमारा निशाना है सरकार बनानी है, अपने दम पर बनानी है। किसी की कमजोरी क्या है, कोई इसकी मदद करे, वो उसकी मदद करे, ये बात नहीं है। हमने 24 कैरेट की सरकार अपने दम खम पर और अपने काम पे बनानी है। अच्छा, सीनियर नेता हैं पार्टी के, धूमल जी हैं, शांता कुमार जी हैं, उनका क्या रोल रहने वाला है इस चुनाव में? धूमल जी देखिए पूरे एक्टिव हैं, वो हम उनको जो भी काम देते हैं वो पूरा काम करते हैं। शांता जी हेल्थ के कारण अभी उनका जब भी जरूरत होती है हम मार्गदर्शन लेते हैं। तो इनकी भूमिका चुनाव में पूरी जो एक राजनीतिक नेता की रहती है वह रहेगी। मैं अभी कुछ दिन पहले सोलन में धूमल जी से मिला था, उनसे मेरी बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने कहा पार्टी जहाँ से कहेगी चुनाव लड़ूंगा। तो क्या वो चुनाव लड़ेंगे इस पर? ये पार्टी निर्णय लेगी, क्योंकि एक व्यक्ति के पास ऐसा वो नहीं है निर्णय लेने की ताकत। हमारा एक पार्लियामेंट बोर्ड होता है, इलेक्शन कमेटी होती है, वो तय करती है कि इसको चुनाव लड़ना और कहाँ से लड़ना। अच्छा, पार्टी इस तरह का भी कोई सर्वे स्टेट में करवाएगी जिससे पता लगे कि किस विधायक की क्या परफॉर्मेंस है, किस मंत्री की क्या परफॉर्मेंस है, ताकि टिकट एलोकेशन में इजी हो सके? रोहित, हम हर साल सरकार, चाहे केंद्र की हो राज्य की हो, अपना एक रिपोर्ट कार्ड लोगों के सामने पेश करती है। किस साल में हमने ये काम किया, दूसरे साल में ये किया, तीसरे साल में ये किया, अभी चौथे साल का हमने रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। इसी तरह हर विधायक को कहा गया है कि अपना वो रिपोर्ट कार्ड जो है वो जनता को दे कि उन्होंने काम क्या किया है।
तो उसका ये मतलब है कि रिपोर्ट कार्ड जो है वो समझ सकते हैं कि एक वेस होगा कि जिसके विधायक की परफॉर्मेंस अच्छी है और कार्यकर्ता और जनता जिसको लाइक करती है टिकट उसको ही दिया जाएगा। एक छोटा सा टेक्निकल पॉइंट है कि कुछ जो निर्दलीय विधायक हैं उन्होंने आपको सपोर्ट किया, आपके साथ रहे। अब जब टिकट एलोकेशन की बारी आएगी तो क्या उन्हें कंसिडर किया जाएगा टिकट? ये निर्णय केंद्र के ऊपर पार्लियामेंट बोर्ड डिसाइड करेगा किसको टिकट देना किसको नहीं देना। आप हिमाचल के प्रभारी हैं, लगातार हिमाचल में, जब भी मेरी फ़ोन पे आपसे बात होती है आप कहीं ना कहीं हिमाचल में ही होते हैं। आप कितने सेटिस्फाइड हैं सरकार के काम से? मैं 100 में से 100 नंबर सरकार को दूंगा। कारण ऐसी कई योजनाएं मैंने भी कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं होगा कि ऐसी योजनाओं के ऊपर भी सरकार कम करती है। एक है सहारा योजना, जो लोग क्रिपल्ड हैं, उनके पास अटेंडेंट नहीं है, उनके लिए भी प्रोविज़न करना, 3000 रुपया पर मंथ उनको देना। ये समझ सकते हैं कि अगर इतनी नज़दीक की इतनी गहराई तक लोगों की समस्या को सरकार सोच सकती है तो इतनी बड़ी बात, इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। तो उसका इम्प्लीमेंटेशन होना ये भी सबसे बड़ी बात है। तो हर स्कीम, जो भी स्कीम आप उठाओगे, अब 60 साल की उम्र की पेंशन हुई है। और एक मैं परफॉर्मेंस की बात अगर कहूँ, परफॉर्मेंस क्या होती है? कोई पॉलिसी आए, कोई प्रोग्राम आए, उस प्रोग्राम को 100% कर देना, वही परफॉर्मेंस होती है। अभी कोरोना काल में आपने देखा होगा हिमाचल कितना टीडीएस एरियाज़ हैं, कितने दूर दराज एरियाज़ हैं। 100% वैक्सीनेशन करके हिमाचल ने एक रिकॉर्ड बनाया, और साथ रिकॉर्ड क्या बनाया? 0% वेस्टेज। तो इसका मतलब कि हिमाचल एक परफॉर्मिंग स्टेट है, हिमाचल एक रिज़ल्ट ओरिएंटेड स्टेट है, हिमाचल एक रिज़ल्ट गिविंग स्टेट है। तो मैं कह सकता हूँ कि हम लोग हिमाचल की सरकार के जो काम हैं उनके और प्लस संगठन की जो ताकत है उसके ऊपर इस चुनाव को लड़ेंगे। आपके सीएम क्योंकि उन पर कोई सीधा कोई अटैक नहीं करता है, छवि ऐसे है कि मिस्टर क्लीन वाली, तो ये मिस्टर क्लीन की छवि कहीं ना कहीं काम आएगी इलेक्शन में? नहीं, वो पार्टी में तो छवि काम आती ही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री की छवि वहाँ काम आएगी। लोग उनको प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। अब जब भी वो हिमाचल में आते हैं, क्योंकि हिमाचल से उनका पुराना रिश्ता भी है, लोग उस रिश्ते को याद करके भी आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री का और नड्डा जी स्टेट से हैं उसका भी हमें बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, क्या तैयारियां चल रही हैं उनसे? पूरा 50,000 की गैदरिंग हम लोग शिमला में करना चाहते हैं, और हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे जितने मंत्री हैं वो एक एक मंत्री हर डिस्ट्रिक्ट में बैठकर उस कार्यक्रम को सुनेगा। कोई बड़ी योजनाएं, कोई बड़ी घोषणाएं करने वाले हैं प्रधानमंत्री? देखिए, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह सकता। वो इतने विजनरी लीडर हैं, उनको राय देना, उनके बारे में कुछ कहना हमारे लेवल पे नहीं है। वो आएंगे, हिमाचल में उनका आना ही हमारे लिए सब कुछ है। एक खबर बीच बीच में थोड़ी सी उड़ती रहती है, वो कांग्रेस के जरिए भी वैसे भी, कि हो सकता है हिमाचल में चुनाव जल्दी हो जाए, ऐसा कुछ है या पूरा कार्यकाल करें? नहीं, कार्यकाल में ही चुनाव कराए जाएंगे, कोई हमें जल्दी नहीं है। हम लोगों ने 5 साल के लिए हमें चुना है, तो 5 साल के बाद ही हम लोगों के पास जाएंगे। कुछ सरकारी संगठन हैं जैसे HRTC है या और कुछ ऐसे संगठन हैं जिनकी कुछ मांगें कहीं ना कहीं बीच में फंसी हैं, एम्प्लॉय जो हैं प्रदर्शन करते रहते हैं। लगता है कि 6 महीने का वक्त जो है, अभी प्रदर्शन हो रहे हैं क्योंकि सरकार पर प्रेशर भी रहता है उसका, ये सारी चीज़ें हल होने की? देखिए, ऐसा है कि ऑलरेडी सरकार हर बात को सोच रही है, प्रदर्शन करने की किसी को जरूरत नहीं है। ऑपोजिशन का काम है कि सरकार के काम को ऑब्स्ट्रक्शन करना, डिस्ट्रक्शन करना, लेकिन हम अपने पथ पर चले हुए हैं, बिना डोले हुए, बिना गिरे हुए, बिना डगमगाए हुए हम आगे बढ़ते जाएंगे। जो भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं उससे अपील करता हूं कि जब सरकार आपकी बात को सुनने को तैयार है तो आपको अपना प्रदर्शन करके अपना समय मत खराब कीजिए। आइए, प्लेटफॉर्म पे बैठिए, हम आपकी बात सुनने को तैयार हैं। अविनाश राय खन्ना जी से एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल, जो मुझे पता है आपकी फ़्लाइट है, 5 मिनट और लूँगा आपके। महत्वपूर्ण सवाल ये है, एक आंकड़ा, 68 में से कितनी सीट बीजेपी 2022 में? देखो, कभी किसी स्टेट में, आप मेरा ख्याल में ऐसा नहीं होगा कि 68 की 68 सीट पर हमने लीड ली हो। जो लोकसभा के चुनाव हुए थे पिछले, हमने 68 की 68 सीट पर लीड ली थी। इसलिए आज भी हमारा एम है कि हम 100% को टच करें। लेकिन राजनीति में कुछ कैलकुलेशन करनी एडवांस बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन हम 24 कैरेट की सरकार बनाएंगे,
मेजॉरिटी के साथ बनाएंगे, कंफर्टेबल सरकार बनाएंगे, ये मैं कह सकता हूँ। एक सवाल और जो थोड़ा सा टफ ज़रूर है, लेकिन बाईपोल में जो हार एक बीजेपी को देखनी पड़ी, वो ड्यू टू रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स था, या फिर एक सिंपथी का वो कह सकते हैं वीरभद्र उस वक्त नहीं थे वो हो गया, या फिर पार्टी उसके बारे में क्या सोच रही है? देखो, आप जो मर्जी कैलकुलेशन करो पत्रकार हो, लेकिन जनता चाहती है कि हम रिपीट करें। इसलिए जनता ने हमें एक आईना दिखाया, हमारी आंखें खोली। तो मैं जनता का धन्यवाद करता हूँ। वो चुनाव जीतने हारने से ना सरकार को गिरना था ना सरकार को बनना था, लेकिन हमें एक ताकत मिली है, हमें जोश मिला है कि हमें और तेज़ी से काम करना होगा। मैं इतनी बात ही कह पाऊँगा। चलिए, कंक्लूजन पे मैं आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगा, अविनाश राय खन्ना जी को अगर पार्टी ये कहती है कि चलिए अब पंजाब में आपकी ज़रूरत है, जो जादू आपने 19 सीट से दिखाया था, अब आपको एक बड़ी ब्रिगेड दी जा रही है, जाखड़ साहब आ गए हैं, उधर बाजवा साहब आ गए हैं और बहुत सारे नए नेता जुड़ सकते हैं, तो अविनाश राय खन्ना उसके लिए तैयार है? देखिए, कार्यकर्ता के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होती है कि वो पार्टी का कहना माने, पार्टी की दी हुई डायरेक्शन को माने। पार्टी जो कहेगी हम लोग करेंगे। चलिए, एक लाइटर नोट पे एंड करता हूँ, फटाफट से 3-4 सवाल पूछ लेता हूँ। अविनाश राय खन्ना जी को मौका मिलता है मूवी वगैरह देखने का, एंटरटेनमेंट का कोई? अभी कश्मीर फाइल देखी मैंने। अच्छा, कैसी लगी आपको? बड़ी अच्छी, बहुत बातें और भी वो वहाँ पर लोगों को दिखाई जा सकती थी, अच्छी वो पिक्चर थी। राजनीतिज्ञ के तौर पे कितने सेटिस्फाइड हैं? क्योंकि मैं देखता हूँ आप कभी जयपुर, गुजरात, जब भी फ़ोन पे बात होती है अब आउट ऑफ होशियारपुर ही होते हैं पार्टी के काम के लिए। देखो, इसमें एक्सपोजर बहुत मिला है। मैं एक वकील था पेशे से और पहले संघ में काम करता था, लेकिन राजनीति में आने के बाद एक अलग अलग राज्यों में जाना, वहाँ के अलग अलग कल्चर को समझना, अलग अलग एरियाज़ को देखना, अलग अलग लैंग्वेज को देखना, अलग अलग भोजन को देखना और अलग अलग मौसम को देखना, ये सब कुछ राजनीति में ही देख पाए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और क्योंकि मैं घड़ी की तरफ भी लगातार देख रहा था, आपने 5 बजे का टाइम मुझे दिया था, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लगातार, क्योंकि अभी 5 से 6 महीने हैं चुनाव में, हम आपसे संपर्क में रहेंगे, लगातार आपसे पूछते रहेंगे। आज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया नेशन स्पीक्स के साथ जुड़ने के लिए। हम कोशिश करते हैं हर वो सवाल पूछें जो आपके मन में है, ताकि वो जवाब मिले जो आप सुनना चाहते हैं। जुड़े रहिए नेशन स्पीक्स के साथ। नमस्कार, मैं हूं रोहित खन्ना। आप देख रहे हैं नेशन स्पीक्स, और नेशन स्पीक्स में हमारा कार्यक्रम आमने सामने। आमने सामने इसलिए क्योंकि हमारे साथ होती है जो भी राजनीतिक शख्सियत, बिल्कुल आमने सामने, आई टू आई कांटेक्ट के साथ बातचीत होती है। बहुत सारी बातें हमें करनी है। हिमाचल प्रदेश के चुनाव बहुत नजदीक हैं, और क्योंकि यहाँ सरकार में भारतीय जनता पार्टी है, तो आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। वो भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके हैं हिमाचल के, छात्र संघ में कार्य कर चुके हैं, एबीवीपी में कई पदों पर रह चुके हैं, और आजकल वो हिमाचल प्रदेश के एनजीओ सेल के स्टेट कन्वीनर हैं, सुनील ठाकुर। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील जी, आमने सामने की बात है तो सबसे लेटेस्ट अभी प्रधानमंत्री होकर गए हैं, और प्रधानमंत्री अभी दिल्ली पहुंचे भी नहीं होंगे कि कांग्रेस पार्टी ने कहना शुरू कर दिया कि आपने तो हैट्रिक लगा ली, तीसरी बार प्रधानमंत्री कुछ देके नहीं गए। क्या कहेंगे? ये कांग्रेस की हताशा को दर्शाता है। हिमाचल प्रदेश के अंदर जितनी भी योजनाएं हैं, स्पेशल पैकेज खत्म किया गया था कांग्रेस के द्वारा। उसके बाद हमें इंडस्ट्रियल पैकेज किसने दिया? बीजेपी सरकार, अटल जी, धूमल जी की सरकार। वर्तमान के अंदर जो केंद्र की योजनाएं होती है उसमें 50% हमें अपना इन्वेस्टमेंट करते थे, उससे 90-10 किया गया। किसके द्वारा हुआ? कितना पैसा उसके अंदर आया? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हिमाचल को अभी तक 800 करोड़ रुपया एक पैकेज के रूप में दिया है, जिसको हम कांग्रेस की तरह दिखाते नहीं है। ये कांग्रेस वो पार्टी है जो स्टेट का जो बजट होता है उसमें कटौती करती थी, और नेशनल हाईवे हमारे हिमाचल के अंदर इसीलिए पिछली सरकार के अंदर कच्चे रखे गए ताकि प्रदेश की जनता नाराज हो और यहाँ का जो खामियाजा धूमल सरकार को भुगतना पड़े। परंतु सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास एंड सबका विकास, ये भारतीय जनता पार्टी के जो हमारी सोच है उसके अनुरूप जनसंघ से लेकर अंत्योदय हमारा लक्ष्य है। समाज के अंदर सबसे पिछड़ा, सबसे गरीब, जिसको स्वास्थ्य की जरूरत है, उसके लिए काम कर रहे हैं। पर प्रधानमंत्री से बहुत उम्मीदें थी कल
सेब के जो व्यापारी, उनको लग रहा था कि हमारी जो मांगे हैं वो पूरी हो जाएंगी, और कांग्रेस को लग रहा था कि बहुत बड़ा पैकेज कोई मिल जाएगा, अनाउंस कर देंगे। तो आपको लगता है कि कोई एक आधी चीज अनाउंस कर देनी चाहिए थी, क्योंकि आप निशाने पे आ गए हैं खन्ना कांग्रेस? जी देखिए, ये जो प्रोग्राम थे, पहले मैं कांग्रेस को लगता है उन्हें नॉलेज नहीं कि क्या प्रोग्राम था। ये प्रोग्राम था पूरे देश का प्रोग्राम था। 8 ईयर हमें कंप्लीट हुए हैं और हमने, सेंटर की गवर्नमेंट ने ये बताना था कि हमने अभी तक क्या अचीव किया है। जनधन की बात हो, मुद्रा योजना की बात हो, स्टैंड अप और स्टार्टअप की बात हो, आज कितनी यूनिकॉर्न दुनिया के अंदर, नंबर 3 पे हम इन्वेस्टमेंट में पहुंच गए हैं। और पहले हम भय, भूख और भ्रष्टाचार में कहा थे, नंबर 1 भ्रष्टाचारी कंट्री पूरी दुनिया के अंदर हमें कहा जाता। किसके कारण? क्या कांग्रेस इसका जवाब देगी? वर्तमान के अंदर यदि हम कुछ पैकेज पूरे देश के अंदर विकास नहीं हो रहा, तो पिछले 35 साल के बाद देश के अंदर 2014 में और 2019 में फुल फ्लेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और प्रदेश के अंदर भी हमारी सरकार बनी। अभी बहुत हो हल्ला, कभी महंगाई को लेकर आते हैं, कभी आतंकवाद को होते हैं, तो ये कह रहे हैं कि लाभार्थियों के साथ प्रधानमंत्री ने बातचीत की, तो ये ठीक नहीं है कि आप जिनको लाभ दे रहे हैं उनको आप प्राइवेटली, उनका होता है कई लोग सामने नहीं आना चाहते, अपने पब्लिक के सामने नहीं। अब खुद कांग्रेस कहती थी कि हम 1 रुपया यहाँ से भेजते हैं, नीचे 10 या 5 पैसे पहुंचे। हमारी सरकार ने डिजिटल इंडिया, हमारे प्रधानमंत्री का आप विजन देखिए, हमने पहले गरीब लोगों को, 40 करोड़ लोगों को बैंक से जोड़ा। कितनी फॉर्मेलिटी करनी पड़ती थी एक गरीब व्यक्ति को एक बैंक में जाने के लिए, पहली बार। उसके बाद जब हमने उनको बैंक से जोड़ा तो डिजिटल इंडिया, केंद्र सरकार की जितनी भी सब्सिडी हम उनको जो आती है उनके अकाउंट में आती है, जितनी भी योजनाओं के लिए कोरोना जैसी महामारी पूरी दुनिया के अंदर फैली, यदि हमने जनधन खाते और डिजिटल इंडिया जो हम बात कर रहे हैं, उसके कारण जो सारे पैसे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल आपने 21 करोड़ हजार रुपया, कल एक पैकेज, आप उसको पैकेज नहीं मानते तो किसान, क्या हिमाचल के किसान उसके अंदर नहीं आते? यदि मैं इसी तरह की हर योजना की बात करूं, हिम केयर योजना की बात करूं, स्वास्थ्य के अंदर हम क्या कहते हैं आयुष्मान भारत की योजना करें, क्या हिमाचल के 3 लोगों को इसमें फायदा नहीं मिले? आपने अभी कहा कि कांग्रेस कहती थी कि 1 रुपया भेजते हैं और नीचे 5 पैसे ही पहुंचते हैं। कांग्रेस कह रही है कि आप भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इस सरकार पर बहुत सारे इल्जाम कांग्रेस पार्टी लगा रही है, कभी कहीं धरने देते हैं, पेपर लीक हो गया, उस पर भाजपा कर रही है। नहीं, कोई भी नहीं है इसमें। जो भी अधिकारी, ये ठीक कहा आपने, हम भ्रष्टाचार को जीरो टॉलरेंस, हमारी सेंटर की गवर्नमेंट हो, प्रदेश की हमारी सरकार, और यदि जिन अधिकारियों ने यहाँ पर उसके अंदर संलिप्त पाए जाते हैं, ये हमारे ऊपर, मैं मानता हूं, उसको स्वीकार करता हूं, क्यों हुआ, किसके कारण हुआ, इसके अंदर जो भी लोग इन्वॉल्व है उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी। वो कह रहे हैं नीचे नीचे से सबको पकड़ा जा रहा है, लेकिन उच्च अधिकारियों को छोड़ा नहीं, ऊंचे से ऊपर तक आपने देखा है, देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। हम आज जनता को हमारे को गाड़ियां और ये भेजने की जरूरत नहीं पड़ती है भारतीय जनता पार्टी को। आपने देखा हमने कितने लोगों को, वो कह रहे हैं सरकार उपयोग कर रहे हैं, पैसा इतना हिमाचल का खर्च कर दिया और 1 रुपया भी नहीं मिला हिमाचल। नहीं, कोई ये सेंटर का प्रोग्राम था और प्रधानमंत्री जी आए थे और पूरे देश के अंदर, मैं इसका कहता हूं कि आज जो हिमाचल हमारा रिज मैदान है, पूरे देश के अंदर 560 डिस्ट्रिक्टों के अंदर लाइव ये प्रोग्राम हमारा था। टूरिज्म को कितना बूस्टअप मिलेगा इससे? क्या पहले कोई ऐसा इवेंट हुआ कि पूरी देश की कंट्री के करोड़ों लोग उसको देखे कि हमारा रिज मैदान जो ऐतिहासिक चीजें कहा जाता है, जो कभी समर कैपिटल भी रही इन एग्जाइल, तो परंतु कांग्रेस के अंदर कोई मुद्दा नहीं है। किस मुद्दे पे बात करा उन्होंने? आप बताइए। ठीक है, वो 5-6 बार उनके मुख्यमंत्री थे, कौन सी योजना लेकर आए? टूरिज्म में हम आगे कर रहे काम, हम हिमाचल के अंदर बीएड कॉलेज से स्टार्ट हो जाओ, आज 4 यूनिवर्सिटियां हमारी हिमाचल प्रदेश के अंदर है, एम्स है, IIM है, सभी संसदीय क्षेत्र के अंदर। परंतु कांग्रेस बताया ना इंडस्ट्रियल पैकेज हमला है। आप एक कोई काम बता दे कांग्रेस हमारे को कि जो उन्होंने ऐसा बड़ा काम, बड़ा हॉस्पिटल बनाया है, बड़ा कोई औद्योगिक पैकेज लाया है। देखिए, कांग्रेस के 6 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और जाहिर तौर पर कुछ काम तो उन्होंने किया होगा। पिछले दिनों में शांता कुमार जी से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि सभी मुख्यमंत्रियों ने काम किया। ये बात है कि हमने ज्यादा किया है, बीजेपी ने ज्यादा किया, लेकिन सबने किया है। आपके मुख्यमंत्री लोगों के पास जाते हैं, उन्हें इन्वाइट करते हैं पीएम के लिए, वो प्रतिभा सिंह के पास भी पहुंच गए। पहली बात तो ये कि क्या सोच के गए इनको इनवाइट करने, क्योंकि जाते उन्होंने कह दिया कि ये सीएम का काम नहीं है कि गली गली में जाके इनवाइट कर रहे हैं, उनकी जो औहदा है उसको ठेस पहुंचती है।
देखिए, कांग्रेस की सोच को दर्शाती है। आप कोई डिक्टेटर या हिटलर नहीं बन जाते हैं जब मैंडेट होता है। हम लोगों की सेवा के लिए लोकतंत्र जिसे कहा जाता है, क्या कांग्रेस ऐसा कहकर अपने लोकतंत्र की परिभाषा जो है उसको बदलना चाहती है कि हम बन गए तो हम लोगों से कट जाए? ये हमारे संस्कार है, ये हमारे मुख्यमंत्री है, चाहे ऑपोजिशन हो चाहे कम्युनिस्ट हो या आम जनता है। जब जा रहे थे तो उनके पास भी ये थी, आप भी आइए। किसके लिए आइए? हमारे देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री आ रहे हैं, पूरी दुनिया आज इनके स्वागत के लिए आ रही है। हमने कहा आप भी पार्टी से ऊपर उठकर आप आइए, उनका स्वागत कीजिए। ये देश हित की बात है और प्रदेश हित की बात है। इसमें देश से ज्यादा चुनाव ज्यादा नजर आते हैं इस रैली में, तो चुनाव है तो जाहिर सी बात है कि कोई भी ऐसा साल नहीं होता है, कोई भी ऐसा मंथ नहीं रहता है जहां चुनाव चले रहते हैं। जब हम कहते हैं कि इकट्ठे चुनाव सेंटर में भी हो स्टेट में भी हो, तो कांग्रेस क्या स्टैंड रखती है इसके बारे में? एक चुनाव एक देश की बात बीजेपी करती है। एक से बढ़कर सारे मुद्दों की बात कौन करता है इस देश के अंदर? इतनी सारी प्रॉब्लम, कितने काले कानून हमने हटाए यहाँ पर, सारी चीजें प्रदेश के अंदर आप देखिए। कितने अधिकारी को चक्कर लगाने पड़ते थे। एक हिटसाइज जिसके कहा जाते हैं ऑटोक्रेसी जो यहाँ बनाई गई थी कांग्रेस के द्वारा, यदि उसको पूरे दूर किया आम जनता का मुख्यमंत्री, तो जयराम ठाकुर जी यदि आज प्रतिभा सिंह जी के पास जाते हैं तो उन्हें तो वेलकम करना चाहिए, थैंक्स करना चाहते कि प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रोटोकॉल को छोड़कर आम जनता से जहां अपील करे कि आइए आप देश के हमारे प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए आप आइए। हमें आने वाले समय में आप देखिए कि हिमाचल कितना आगे बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी अभी, क्योंकि चुनावी वर्ष है, 5-6 महीने रह गए, आपने महिलाओं को बसों में 50% जो किराया वो माफ कर दिया, बावजूद इसके कि HRTC भारी घाटे में चल रही है। 160 करोड़ की बसें अभी और मंगवाई गई हैं। तो लगता नहीं है कि इस घाटे के वक्त में जब पैसा कमाना जरूरी है, प्राइवेट बस ऑपरेटर आपका विरोध कर रहे हैं कि आप ये छूट क्यों दे रहे हैं? कैसे सरकार तालमेल बनाएगी सभी चीजों में? देखिए, जो महिलाएं हैं, कितनी महिलाएं हमारी यात्रा करती हैं, एक टेक्निकल पॉइंट रहता है। और हमारी कुछ गरीब महिलाएं रहती है जिन्हें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वैसे तो आज हिमाचल, मैं बात कहूँ, वैसे तो हिमाचल भगवान की दया से बहुत अच्छा है, हमारी हिमाचल प्रदेश आगे बढ़ रहा है और अधिकतर लोग अब प्राइवेट गाड़ियों में जाते हैं। परंतु हमारे जो, हमने कहा कि समाज के अंदर जो सबसे पीछे है, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? जो महिलाएं बहुत सारा ट्रेवल करती है या आज कहीं जॉब में करती है तो उन्हें बसों में आना जाना पड़ता था, जिनकी आय के साधन कम है, उनको ध्यान में रखते हुए यदि इस देश और समाज को, प्रदेश को आगे ले जाना है तो महिला सशक्तिकरण की हम केवल बात और भाषण नहीं देते हैं, हम करके दिखाते हैं। ये उनके सम्मान की बात है, उनको भी इसमें राजनीति करें। ठीक है भाई, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने तो कांग्रेस को ये लगता है वही मुद्दे बना रहे, परंतु आम जनता ने तो इसका स्वागत किया। और इससे क्या है कि ठीक है, हम मानते हैं कि पहले से जो इतना सारा, यहाँ पर आपने खुद कहा कि कितनी बार सीएम रहे, हम कटौती करते हैं कि किस प्रकार से हमारा जो सरकारी बजट है और उसको आय के साधन बनाया जाए। आज हमारी हॉर्टिकल्चर, पिछली हमारी जो सरकार थी 2008 की, उसके अंदर नए नए अचीव 84 अवार्ड हमें मिले। वर्तमान के अंदर जयराम ठाकुर जी हमारे मुख्यमंत्री उस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये भी सच है, आय के साधन बना रहे हैं। ये भी सच है कि 64,000 करोड़ का घाटा सरकार पर है, और इस घाटे के बीच ऐसी चीजें देना या फ्री बिजली देना या ऐसे छूट देना, आपको नहीं लगता है ये चीजें नहीं होनी चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई एजेंडा नहीं है, हम फ्री, क्योंकि आम आदमी पार्टी को बीजेपी अक्सर क्रिटिसाइज करती है, वो फ्री बांटते हैं, फ्री की बात नहीं दे रहे, हम उन लोगों को दे रहे हैं जिनको जरूरत है, वो भी कम दिया है हमने। हमारा जो बहुत ही टफ एरिया, टफ टर्रेन आप हिमाचल में मानते, दूर दराज के क्षेत्रों के अंदर कुछ एक लोग ऐसे हैं जो बहुत कम बिजली उपयोग करते हैं, उनको हमने एक और सहायता दी है उनके सम्मान के लिए। इसीलिए किन लोगों के हो रहे, जो केवल 10 या 15% जो हमारे लोग हैं, जो विकास की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से जो पीछे रह चुके हैं, उनको हमने आगे लगाने हैं ताकि समानता समाज के अंदर आ जाए। बिल्कुल ठीक है। कांग्रेस का एक सबसे बड़ा हमला आप पे रहता है कि प्रधानमंत्री ने कहा था 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, तो उन्होंने कहा अब तक तो रोजगार खत्म, मतलब इतना हो जाना चाहिए था कि बेरोजगारी खत्म हो जाती, लेकिन वो 2 करोड़ रोजगार क्यों नहीं मिल पाई? हाँ, आपको मैं यदि बात करूं, मैं रोजगार वही नहीं होता है कि हमें जो सरकारी डिपार्टमेंट में दिया। आज देश स्वावलंबन की ओर बढ़ रहा है। मैंने अभी जब पहले ही स्टार्टिंग में कहा कि कितने स्टार्टअप मुद्रा योजना के कारण, ये किन लोगों के लिए, SC और ST समाज के जो लोग हैं, 5 लाख से लेकर 5 करोड़ तक का लोन उन्हें दिया जा रहा है।
और प्रदेश के अंदर युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 45 साल की आयु तक के महिला और पुरुष उनको इन योजनाओं को फायदा मिल रहा है। वो अपनी जेसीबी से कॉन्ट्रैक्टरशिप कर सकते हैं, छोटा उद्योग धंधा बढ़ा सकते हैं, यहाँ प्राइवेट मॉल्स वगैरह बना सकते हैं। ये किसने किसकी गवर्नमेंट की सोच है? भारतीय जनता पार्टी। क्या इसको आप रोजगार में? आज प्रदेश का युवा खुद रोजगार नहीं मांग रहा है, वो रोजगार देने वाला बन रहा है और देश के अंदर भी बन रहा है। यूनिकॉर्न की मैंने बात की। थोड़ा सा विरोधाभास है सुनील जी। अभी एक सर्वे आया था, एक लिस्ट जारी हुई है, वो सरकार की तरफ से ही होती है हर साल, उसमें हिमाचल प्रदेश बेरोजगारों की सूची में काफी ऊपर आया है। देखिए ऊपर नहीं आया, हमारी जो क्या कहते हैं लिटरेसी है यहाँ, अगर देखा जाए पूरे देश के अंदर हम नंबर 1 की हो रहे हैं या नंबर 1 ही हो रहे हैं। अगर केरल की बात करें, वहां तो जो स्थानीय भाषा होती है उसका वहां आधार माना गया लिटरेसी का। परंतु यदि नंबर 1 कोई राज्य है साक्षरता में, तो वो हिमाचल प्रदेश है। हमारा हर युवा, हर व्यक्ति आज जा रहा है। और यदि आज तुलना होती है हिमाचल की, होती है कि जो गवर्नमेंट ने कितनी जॉब दी। आज केवल मैं एचपी यूनिवर्सिटी की बात करूं, 250 लोगों को, प्रोफेसरों को वहां पर अपॉइंट किया गया जो योग्य थे, और कांग्रेस की सरकार क्या करती थी? बैकडोर से। तो ये भारतीय जनता ने एक उदाहरण दिया। और कितने हमारे कॉलेज में ये है, कितने हजारों युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं दे रहे, एंटी इंकम्बेंसी हम ठेकेदार पे भी कर रहे हैं। कांग्रेस एंटी इंकम्बेंसी की बात करती है कि एंटी इंकम्बेंसी है सरकार के खिलाफ। अगर सरकार ने 4.5 साल में कोई विकास कार्य किए तो बीजेपी को गिनाने जरूर चाहिए कि क्या किया है 4.5 साल। हमने बहुत सारे काम किया। मैंने पहले ही कहा, हिम केयर की बात हो, ये स्वरोजगार की मैंने अभी बात करी आपके सामने की, और इसके अलावा रोजगार की जेवीटी से लेकर और हमारे टीजीटी और हमारे क्या कहते हैं कॉलेज प्रोफेसर से लेकर, इसमें 35,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार। बहुत सारे पद खाली भी पड़े हैं, अभी भी सरकार उसको भर नहीं पा रही। देखिए, पहले से जो गवर्नमेंट आती गई थी, आय के कुछ कम साधन थे, परंतु हमारी जो जयराम सरकार है या पूर्व की सरकार है, उन्होंने पहली बार ऐसा किया। धूमल सरकार की बात करो या वर्तमान में जयराम, ठेकेदारी जो प्रथा की प्रदेश के अंदर खत्म की है। कभी एनसीवीटी आते, कभी वीटी आते थे, नए नए कोर्स किया जाता है, बेरोजगारों की फौज तैयार करती थी कांग्रेस। परंतु वर्तमान के अंदर क्या उनको आज रोजगार मिला? परंतु भारतीय जनता पार्टी ने जो भी कहा वो किया है। पहले के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस है। ये जो आप प्रदेश के अंदर जो अभी क्या कहते हैं आर्थिक बोझ की बात कर रहे हैं, आपने भी कहा कि 5 बार के जो मुख्यमंत्री थे, 6 बार के मुख्यमंत्री जो अभी रहे, तो उन्होंने क्या दिया प्रदेश को? ये हमें तो उनकी क्या बोलते वो क्या कहते हैं उन्होंने दिया है। ये वर्तमान के अंदर हमारी सरकार है, हमने प्रयास किया, धूमल जी की सरकार ने किया, जयराम जी की, और जैसे ही हमारी दोबारा सरकार प्रदेश के अंदर बनने वाली है, हम बेरोजगारी से भी खत्म करने की कोशिश करेंगे और हिमाचल नई बुलंदियों की ओर बढ़ रहा है। आप युवा नेता हैं, पूरा हिमाचल आप घूमते हैं, आपने बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर है उसे बढ़ाने में बहुत मेहनत की है, लाखों लोगों को जोड़ा है। क्या लगता है आपको आम आदमी पार्टी कितना डेंट करने वाली है बीजेपी? कोई डेंट नहीं करेगी। और कुछ जो ओवर एम्बिशियस जो लोग रहते हैं उनके लिए जरूर मैं एक अपॉर्चुनिटी मानता हूँ, क्योंकि एक और भारतीय जनता पार्टी है जो देश हित की बात करती है, समाज हित की बात करती है, राष्ट्रवाद की बात करती है। दूसरी ओर कांग्रेस है जो परिवार की बात करती है, चाहे देश की बात हो या प्रदेश के अंदर। अभी प्रदेश के अंदर 6 बार के मुख्यमंत्री रहे तो एक ही व्यक्ति रहे, और इतने कार्यकाल में हमारे शांता जी रहे, धूमल जी वर्तमान में, जयराम जी, आगे कौन होंगे कोई पता नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी। जयराम जी होंगे, मतलब जयराम जी के बाद भविष्य में, ये मैंने क्यों कहा, जैसे हमारे अभी अमित शाह जी थे राष्ट्रीय अध्यक्ष, फिर जेपी नड्डा जी, आगे हमारा तय नहीं होता कि यही परमानेंट पोस्ट है। सुनील ठाकुर जी को युवा मोर्चा में काम करने का मौका मिला, उसके बाद और बना, उसके बाद और बना। ऐसे नहीं है कि जैसे दूसरी पार्टी कांग्रेस में आपने देखा वीरभद्र सिंह जी थे, चुनाव लड़वाने के लिए कोई एक व्यक्ति भी उनको नहीं मिला। प्रतिभा सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष के लिए फिर कोई व्यक्ति नहीं मिला, प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह जी इतना सम्मान दिया, 4 वर्किंग प्रेसिडेंट भी बना दिए। वो कह रहे हैं कि हम हर वर्कर को सम्मान देंगे। उन्होंने सम्मान नहीं दिया, उनका जो छोटा सा परिवार रह गया है कांग्रेस का, उसने क्या कि जितने लीडर्स हैं उनका कैडर्स हैं, कैडर प्लस लीडर्स हैं। हाँ, मैं तो हैरान हूं कितना छोटा सा प्रदेश है, 4 कार्यकारी अध्यक्ष, 1 अध्यक्ष,
कह रहे हैं work और dividation। 40-50-55 उनके सेक्टर। वो कह रहे वर्क डिवाइडेशन है, काम अच्छे तरीके से हो वर्क सकता है। डिवाइडेशन होगा कि मतलब ये क्या कहते हैं चैलेंज, मुझे तो मानता है बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जितनी विधानसभा है वहाँ मतलब एक एक विधानसभा में उनके मतलब स्टेट लेवल के 5, 10, 15, 20, 25 नेता है वहाँ। तो यह ये स्ट्रेटजी आता है कि सब व्यक्ति को दे दो कि आप ही पदाधिकारी, परंतु आम जनता को नहीं। क्या बीजेपी को आम आदमी पार्टी से डर लगता है? दिल्ली में आ गए, पंजाब में आपको बिल्कुल ध्वस्त कर दिया, अकाली दल कांग्रेस सबको ध्वस्त करके आ गई, और पड़ोसी राज्य है बिल्कुल नॉर्थ इंडिया है ये। क्या लगता है आपको यहाँ पे हिमाचल प्रदेश बीजेपी क्या कहेगी? देखिए हर पार्टी देखो लोकतंत्र है वो आती है, ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छा अचीव किया है दिल्ली में किया, पंजाब में किया, क्योंकि पंजाब में ऐसा था कि कुछ अलगाववादी शक्तियों का उनका साथ वहां मिल रहा है। और अभी हाल ही की उन्होंने साफ इनकार किया कि नहीं, वो तो साफ इनकार करते ही हैं, उनमें तो हम बताना नहीं चाहता मैं आपके मीडिया के माध्यम से। ऐसे कुछ व्यक्ति हैं उनके सपोर्टर जो विधानसभा तक पहुंच गए हैं। केजरीवाल एक वायरस की तरह हमारे देश के अंदर बहुत चैलेंज है, उन्हें हम चैलेंज नहीं मानते, पूरे देश को चैलेंज लेना चाहिए। वो जातिवाद के नाम से, धर्म के आधार पर इस देश को एक दोबारा तोड़ने की कोशिश की थी, जो मुस्लिम लीग ने एक स्टार्ट की थी अंग्रेजों के द्वारा, भारत को डिवाइड एंड रूल। उसी तरह समाज की जो हमारी एकता है, पंजाब को मैं भी उसमें वो सक्सेस है उसको भंग करने के लिए पंजाब की जनता ने उन्होंने तोड़ा। उन्होंने पंजाब के लोगों के दो में बांटा, एक जो जट कम्युनिटी थी उसके कहा कि वही आपके साथ में केवल मुखौटे आगे रखे, जो टोटल वहाँ जो वोट बैंक था उसको शिफ्ट किया। हर पार्टी वोट बैंक के आधार पर ही काम करती है। अब कांग्रेस ने भी वहाँ पे जब प्रेसिडेंट बनाए या वहाँ पे जब डिप्टी सीएम बनाए तो एक हिंदू को बनाया, एक जट सिख को बनाया, सीएम एससी को बनाया। तो ये वहाँ पे आपको लगता नहीं, ये तो हर पार्टी करती है। आप बताइए कि बीजेपी अगर हिमाचल में है तो उन्होंने जयराम ठाकुर जी को बनाया क्योंकि यहाँ पे राजपूत वोट ज्यादा है, वीरभद्र इससे पहले थे। तो मुझे लगता है कि ये जो कास्टिज्म की बात है तो हर पार्टी ध्यान रखती है टिकट देने वक्त। या ऐसा नहीं, हिमाचल प्रदेश के अंदर शांता कुमार जी भी मुख्यमंत्री रहे, वर्तमान के अंदर जयराम जी है, और भारतीय जनता पार्टी इन चीजों में विश्वास नहीं करती। समाज को आगे ले जाने के लिए अभी देश के राष्ट्रपति कौन है? उस समाज के अंदर है जिसको कभी कांग्रेस ने केवल अपना वोट बैंक, जिस मुस्लिमों को सबसे ही देशी बनती है कांग्रेस। हमने तो जब हमारी अलायंस की कितनी 36 पार्टियों का हमने इकट्ठा मिलकर एनडीए सरकार चलाई, और उसके अंदर हमने राष्ट्रपति किसको बनाया? मिसाइल मैन जिसे कहा जाता है, सबसे राष्ट्रभक्त एपीजे अब्दुल कलाम को। इसका जवाब देंगे। चलिए, ये बीजेपी के इल्जाम हो सकते हैं, पर हम ऐसे मानते हैं कि कोई भी स्टेट का जो मुख्यमंत्री है, वो चाहे केजरीवाल हो, भगवंत मान हो, वो लोगों द्वारा चुने हुए हैं और वो डेमोक्रेसी से आए हैं। अब आपके इल्जाम हो सकते हैं अलगाववाद को लेके, वो हमेशा डिनाई करते रहे हैं, और हम मानते हैं कि दो पार्टियों के बीच की बात हो सकती है। चलिए, अब बात आपकी, आप युवा नेता है और इस बार बीजेपी युवाओं को तरजीह भी दे रही है, कहाँ से तैयारी है इस बार चुनाव लड़ने की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हमारा युवा नेता बाद में हम पहले कार्यकर्ता है। विद्यार्थी परिषद के रूप में या संघ के रूप में हमें शाखा लगाने का मौका मिला, और वर्तमान के अंदर मैं सौभाग्यशाली हूँ कि 15 लाख सदस्यता हमारे प्रदेश के अंदर है, और देश के अंदर विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी, उसके अंदर मुझे महामंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला युवा मोर्चा में, प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, राष्ट्रीय कार्य समिति में अनुराग ठाकुर जी के नेतृत्व में काम करने में, और उसके बाद प्रदेश कार्य समिति और वर्तमान में एनजीओ प्रकोष्ठ के अंदर मुझे काम करने का मौका मिला। ये मेरे लिए बहुत ही सम्मान की बात है। ये आम कार्यकर्ता को, हमारा कोई बैकग्राउंड नहीं है, और यदि पार्टी करती है हम सक्रिय रहता है। पिछली बार मैंने भी टिकट मांगा था, उसमें कोई दो राय नहीं है। शिमला ग्रामीण से मैंने कहा कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ना था, पार्टी ने कहा कि ठीक है। फिर पार्टी ने तय किया, यहाँ से डॉक्टर प्रमोद शर्मा जी थे, क्योंकि सबका साथ सबका विकास, हमने भारतीय जनता पार्टी की आवाज बुलंद की, आगे भी करेंगे। हमारी तैयारी तो इस बार हम आपको देख रहे हैं उम्मीदवार के तौर पे शिमला ग्रामीण से। हाँ, क्यों नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और जाते जाते जो सबसे एक टफ सवाल भी कह सकते हैं और शायद बहुत इजी भी है, कितनी सीटें बीजेपी को आप देख रहे हैं एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद? क्योंकि कांग्रेस के जितने नेताओं से मेरी बात होती है वो कहते हैं 45 प्लस या 50 प्लस कांग्रेस की आने वाली है, 68 सीटें। अगर आपने 50 प्लस कह दिया तो सीटें बढ़ जाएंगी। हमारी 50 प्लस सीटें यहाँ आएगी और इतिहास बनेगा। अलग अलग वोटों में 4-5 अध्यक्षों के रूप में बटी हुई कांग्रेस है। आम आदमी पार्टी की बात नहीं, आम आदमी पार्टी कोई चैलेंज नहीं है, कोई सीट नहीं आएगी। नहीं, मेरे को नहीं लगता है। आ भी सकती उनकी 1-2 सीटें, और इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, अभी उनको टाइम लगेगा। प्रदेश की जो जनता है, ये पंजाब नहीं ना वेस्ट बंगाल है जिनका वो टारगेट रहता है लक्षद्वीप।
हिमाचल प्रदेश के लोग बहुत ही स्वाभिमानी राष्ट्रभक्त लोग हैं। सेना के अंदर यदि सबसे ज्यादा इस देश के लिए बलिदान यदि कोई करता है, इस देश की सेवा यदि करता है तो हिमाचल करता है। और जहां भी देश हित समाज हित की बात आती है, हिमाचल के लोग केजरीवाल के पीछे नहीं जाने वाले हैं। हाँ, वो केवल 2 पार्टियों में ही चुनाव करेंगे। हमारे लिए यदि कोई चैलेंज है तो कांग्रेस है। कांग्रेस यहाँ हमारे को पूरा चैलेंज है और कांग्रेस मजबूत पार्टी है, हम मानते हैं प्रदेश के अंदर। यह हमारा किससे मुकाबला होगा तो कांग्रेस ही हमारा मुकाबला है, दोनों में मुकाबला होगा और जीत हमारी होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको 2022 के लिए। तो जैसे कि बीजेपी मानती है कि कांग्रेस पार्टी उनकी मुख्य प्रतिद्वंदी है, कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं से मेरी बात हुई, वो भी मानते हैं कि हमारा मुकाबला बीजेपी से है। पर यह भी सच है कि आम आदमी पार्टी इस बार पूरी मजबूती से यहां दावा ठोक रही है, क्योंकि पंजाब में उन्होंने करके दिखाया है। बाकी जनता ने सोचना है कि क्या करना है। हम आपको इसी तरह से अलग अलग राजनीतिक शख्सियतों से मिलाते रहेंगे और बात करेंगे बिल्कुल आमने सामने बैठकर। आप जुड़े रहिए नेशन स्पीक्स के साथ, मिलेंगे एक नई राजनीतिक हस्ती के साथ। नमस्कार।